नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप सीबीसी आवाज पर आप देख रहे हैं कमाई का अड्डा। मेरे साथ हैं अनुज और वीरेंद्र और मार्केट के एक्शन पर नजरें रहेंगी। आज का दिन एक बार फिर थोड़ी सी तेजी वाला साबित हो रहा है और तमाम जो ग्लोबल क्यूज नेगेटिव के थे उनको हमने थोड़ा सा नजरअंदाज किया। शुरुआती कारोबार में थोड़ा सा झटका जरूर लगा, ऐसा लगा था कि हम बिकवाली की गिरफ्त में फंस जाएंगे, लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ा है भारतीय मार्केट का कॉन्फिडेंस बढ़ा है। इस समय ताजा लेवल आपकी स्क्रीन पर है 17,280 का। आज दिन की ऊंचाई करीब करीब 17,328 17,330 तक थी, तो वो सराहनीय है। तो क्या हम 300 के ऊपर टिकने वाली स्थिति में हैं, उस पर बातचीत करेंगे। निफ्टी बैंक पर भी एक बार नजर डालिए, क्योंकि निफ्टी बैंक ने ही दरअसल और जान डाली है मार्केट के एक्शन में। करीब 450 अंकों तक का इजाफा, 39,884 तक का हाई छूने के बाद इस समय हम करीब 39,757 के आसपास कारोबार कर रहे हैं। लेकिन एचडीएफसी बैंक के नतीजों के बाद उस स्टॉक ने चाल अपनी मजबूत की। फिर इसके पीछे आईसीआईसीआई, कोटक महिंद्रा बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये सभी काउंटर्स थे जो भागे। तो इस समय अगर आप निफ्टी बैंक के कंट्रीब्यूटर्स पर ध्यान देंगे, यही आपको वो स्टॉक्स दिखाई देंगे। निजी बैंकों की अगुवाई में तेजी हुई थी और उसके बाद एक तगड़ा कैचअप दरअसल सरकारी बैंकों की तरफ से भी नजर आया। तो वो बहुत ही प्रॉमिसिंग मूव्स देखने को मिले। आज ऑफ कोर्स डाउन साइड पर मेटल जैसे स्टॉक्स है जहां पर कुछ नरमी देखने को मिल रही थी। आज ऑटो चुनिंदा स्पेशली टू व्हीलर साइड पर खरीदारी देखने को मिली। तो थोड़ा सा मिक्स्ड बैग है, लेकिन जो मायने रखते हैं सेक्टर्स, खासतौर से आपके बैंकिंग स्टॉक्स, उनमें तेजी बनती दिखाई दे रही है। गुड आफ्टरनून वीरू, गुड आफ्टरनून अनुज। मूड तो अब काफी बेहतर, क्योंकि बीच में लगा था स्पेशली सुबह में जब इतनी रफ्तार से मार्केट ने वो पिकअप नहीं दिखाया तो थोड़ा सा संदेह था, लेकिन आज 17,300 पर वापसी इज अ गुड साइन। गुड साइन हर्षदा। और सुबह एक चीज़ जो मैंने कहा था कि एक आउट परफॉर्मेंस हमारी जारी रहेगी इंडियन मार्केट की, और ग्लोबल क्यूज चाहे जो मर्जी हो, और वो अभी भी क्लियरली यहाँ पे चल रहा है। और निफ्टी में एक चीज़ बहुत क्लियर हो गई है कि अब हमने जो है अपना 200 डे मूविंग एवरेज जो है उसको सक्सेसफुली डिफेंड किया है। तो यहाँ से हर्षदा इशू ये है कि मार्केट का बेस ऊपर जाता जा रहा है। इनफैक्ट रेगुलरली पहले 16,800 16,900 बेस था, फिर 17,000 की हमने बात की। अब अगर आज इन लेवल पर भी अगर हम क्लोज हो गए तो 17,200 के करीब मेरे ख्याल से निफ्टी का बेस ऊपर जाएगा। और एक चीज़ तो बहुत क्लियर है, अब एक चीज़ बहुत साफ होती जा रही है कि अनलेस ग्लोबल मार्केट में कंप्लीट कोलैप्स या कैपिचुलेशन ना आ जाए, तब तक इंडियन मार्केट पर इंक्रीमेंटली सेम इन्फ्लेशन, सेम सीपीआई डेटा, इन सब का इम्पैक्ट इतना नहीं आ रहा है। तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव चीज़ है हमारे लिए। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, आपने फ्राइडे को भी देखा होगा कि 17,348 तक हम गए थे और वहाँ से फिर एक बार नीचे आ गए थे। तो वो जो लेवल है वो अभी भी मार्केट के लिए थोड़ा सा सरदर्द बना हुआ है, 17,340 17,350 के करीब। अगर भारत की मार्केट को और शॉर्ट कवरिंग चाहिए तो 17,350 के ऊपर क्लोज होना बहुत ज़रूरी है। आज भले ही ना हो, लेकिन एक क्लोज चाहिए आपको 17,350 के ऊपर। लेकिन अगर आप ऑप्शंस का डेटा देखें तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ सामने आ रही है। पहले तो 17,350 वाली बात एक बार जरा रख देते हैं कि उसके ऊपर की क्लोज जरूरी है इंडियन मार्केट को आगे आउट परफॉर्मेंस दिखाने के लिए। अब देखिए इसमें एक चीज़ क्लियर है कि आप पुट राइटिंग अगर देखें तो ज़बरदस्त पुट राइटिंग है। 17,300 से ऑलरेडी स्टार्ट हो गई है और 17,200 पे, 17,100 पे हर लेवल पर है। लेकिन जो 17,300 की पुट राइटिंग है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि अभी तक हमने उस लेवल को कन्विंसिंगली ब्रीच नहीं किया है, लेकिन राइटर्स ऑलरेडी वहाँ पर अपने आप को एक्यूमुलेट कर रहे हैं। 64 लाख के करीब यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट है। और कॉल राइटिंग अगर आप देखें तो कोई ज़्यादा मीनिंगफुल नहीं है निफ्टी में कॉल राइटिंग। लेकिन फिर वही बात जो मैंने रिपीट की थी, आई थिंक उस पॉइंट को रिपीट करना जरूरी है। 17,350 के ऊपर निफ्टी का बंद होना बहुत ज़रूरी है मेरे लिए। अगर 17,350 पर वो एक अग्रेसिव बेयर जो है वो बैठा है अभी भी 17,350। बैंक निफ्टी में तो आज सुबह से ही बहुत क्लियर था। आज सुबह एक मेरे ख्याल से हमने अपनी नेक बाहर निकाल के बोला था कि बैंक निफ्टी में तूफानी तेजी की तैयारी, क्योंकि फ्राइडे को भी आपको याद होगा कि मार्केट भली ऊपर से नीचे आया था, लेकिन बैंक निफ्टी फिर भी ऑलमोस्ट हाई पर ही बंद हुआ था। वो सिर्फ निफ्टी आईटी की वजह से प्रॉब्लम आई थी। अब बैंक निफ्टी में हो क्या रहा है, बैंक निफ्टी में सारी की सारी इंजन्स जो है फायर कर रही हैं। बैंक निफ्टी के साथ एक टाइम होता था जिसमें कोई ना कोई इसका जो कंपोनेंट था वो अच्छा नहीं करता था, लेकिन अब लग रहा है हम 40,000 एक बार वापस जा रहे हैं। याद है कि बैंक निफ्टी ने जस्ट 2 हफ्ते पहले ऑल टाइम हाई मारा था। तो ये कई बार हम भूल जाते हैं मार्केट की वॉलेटिलिटी में, लेकिन बैंक निफ्टी बहुत स्ट्रॉन्ग इंडेक्स है और अब इसका जो बेस है वो मूव अप हो गया 39,000 पे। और 39,500 की रेजिस्टेंस को आज जिस तरीके से बैंक निफ्टी ने एकदम जैसे नाइफ थ्रू बटर निकाला है, उससे मुझे लग रहा है कि यहाँ पे करीब 1,500 2,000 पॉइंट आराम से और ओपन हो गए बैंक निफ्टी के।
लेकिन अभी तो पास की बात करेंगे, 40,000 इमीडिएट रेजिस्टेंस है वहाँ पर थोड़ी सी कॉल राइटिंग है, लेकिन पुट राइटिंग देखिए क्या ज़बरदस्त बैंक निफ्टी में 39,500 से लेकर 40,000 तक की जितनी भी स्ट्राइक्स हैं सब में हैवी पुट राइटिंग हो रही है। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे कॉन्फिडेंस है कि यहाँ पे अगर डिक्लाइन आएगा भी तो तुरंत भाग जाएगा। 39,700 की पुट देखिए हर्षदा, आज सुबह जब स्टार्ट किया तो 1 लाख का बिल्डअप था वहाँ पर, और अभी 16 लाख के करीब बिल्डअप हो गया। 39,800 में देखिए 4 लाख का बेस था, अभी करीब करीब 15 लाख से ऊपर का इसमें ओपन इंटरेस्ट हो गया, 39,500 भी। तो मेरे ख्याल से बैंक निफ्टी बहुत स्ट्रांग है और तैयारी कर रहे हैं यहाँ से करीब। और इस सैटरडे को मेरे ख्याल से आईसीआईसीआई बैंक के नंबर्स आएंगे। हाँ। आईसीआईसीआई बैंक और कोटक के भी नंबर सैटरडे को आ रहे हैं इस बार, दोनों के बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। ये दोनों बैंक मिला के और एचडीएफसी बैंक, के 3 बैंक मिला के बैंक निफ्टी का करीब करीब 70% है। बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है यहाँ पे मामला। और फिर दिवाली के दिन तो फिर और भी एक्शन देखने को मिल सकता है इन दोनों के, अगर नतीजे एचडीएफसी बैंक की तरह या फिर उससे बेहतर आते हैं। आईसीआईसीआई बैंक में तो आप एक रीजनेबली श्योर होकर कह सकते हैं कि नंबर्स अच्छे आएंगे आज तक, क्योंकि वो एक जिस तरीके का क्लीन आउट प्रोसेस आईसीआईसीआई बैंक ने दिखाया है, उसके बाद वो एक आईसीआईसीआई बैंक अब उस कैटेगरी में है जिस कैटेगरी में एचडीएफसी बैंक 3 साल पहले होता था कि हर लेवल पर आपको री रेटिंग दिखाई देगी। ये वो बैंक है इस समय जो हर लेवल पे री रेट हो रहा है, ये और एसबीआई दोनों के दोनों। जी हाँ, तगड़ी आज वैसे री रेटिंग होती हुई दिखाई दे भी रही है स्क्रीन पर। आपको कुछ ट्रेंडिंग काउंटर्स दिखाते हैं, फिर उन्हीं में से कुछ स्टॉक्स की डिटेल में चर्चा भी करेंगे। आज दरअसल इस मूव में आप गौर करिएगा, ट्रेंड साफ तौर से बाजार ने तेजी की तरफ पकड़ा है, तो तेजी वाले काउंटर्स आपकी स्क्रीन पर एक बार फिर आ जाएंगे। और जिन 2 स्टॉक्स की हम जिक्र कर रहे थे, एक तो देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया करीब 2 से 2.5% ऊपर। इसके अलावा आप गौर करेंगे तो आईसीआईसीआई बैंक में 1.5% तक का इजाफा, लेकिन सरकारी बैंकों का दबदबा भी बढ़ रहा है। कैनरा बैंक 4% के गेंस पर, वहां पर बैंक ऑफ बड़ौदा में लगभग 3.5 से 4% तक का मूव आया है तेजी की तरफ। तो ये वो पूरा पैक है जो दरअसल और भी कॉन्फिडेंस जाहिर कर रहा है तेजी के सौदों में। हालांकि इस तेजी के बीच मेटल्स थोड़े से लड़खड़ाए हैं, जहां पर जेएसडब्ल्यू स्टील और हिंडाल्को में हम देख रहे हैं 2 से 2.25% तक का नुकसान देखने को मिला है। नवीन फ्लोरीन में आज थोड़ी सी हवा निकलती हुई और ओबरॉय रियल्टी नंबर्स के बाद यहां पर प्रेशर देखने को मिला है। आउटलुक वैसे कंपनी ने इतना कुछ खराब नहीं दिया, लेकिन स्टॉक की आज पिटाई हो रही है, 4.5% का नुकसान है। कई ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर हमारी नजरें होंगी जिनमें रिएक्शन आगे भी आता हुआ दिखाई देगा। लेकिन अनुज, जिस तरह का मेंशन आपने आईसीआईसीआई बैंक किया, किस तरह का डेटा सेट देखने को मिल रहा है यहाँ पर, और ऑफ कोर्स प्री नंबर्स कितना और एक्सट्रापोलेट किया जाएगा इस तेजी को? देखिए आईसीआईसीआई बैंक अब विद इन 5% है अपने लाइफ टाइम हाई के हर्षदा। और आईसीआईसीआई बैंक में एक बात तो तय है कि अब ये रेडी है एक 4 डिजिट में वापस जाने के लिए, मतलब 4 डिजिट्स में जाने के लिए, और उसके बाद एक मार्केट का लीडरशिप स्टॉक जो है वो आईसीआईसीआई बैंक ही रहने वाला है। तो इसमें तो कोई किसी को डाउट होना नहीं चाहिए। एसबीआई, आई थिंक एसबीआई भी एक और स्टॉक है जिस पे मैं फोकस कर रहा हूँ। इसने आज 20 और 50 डे मूविंग एवरेज को क्रॉस करने की तैयारी की है। ये भी करीब करीब 4-5% दूर ही रह गया 52 वीक हाई से। इसके अलावा 2 और स्टॉक्स पे मैं नजर रख रहा हूँ हर्षदा। एक है हिंदुस्तान यूनिलीवर। हमने बहुत कम बात की है स्टॉक के बारे में, लेकिन बहुत क्वाइटली ये स्टॉक भी लाइफ टाइम हाई पर आ गया और इसकी करेक्शन जबरदस्त हुई थी। इसमें करीब करीब 25% करेक्शन हुई थी, जो मई जून वाली फॉल आई थी उसमें। उसके बाद से देखिए क्या लगातार इसमें वन वे तेजी बन रही है। और सिटी यूनियन बैंक, मैं इस स्टॉक की लगातार बात कर रहा हूँ, इसकी और फेडरल बैंक की, ये 2 स्टॉक हैं जो एक ही कैटेगरी में आते हैं। प्रमोटर होल्डिंग 0 है दोनों की, साउथ इंडियन फेस्ड बैंक्स हैं और दोनों के दोनों ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है पिछले 6 महीनों में। और सिटी यूनियन बैंक इस समय इस महीने 10% ऊपर है और ऑलमोस्ट लाइफ टाइम हाई पर है। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जो दिखा रहे हैं कि किस तरीके का मोमेंटम इस समय बैंकों में है। चलिए अब एक काम करते हैं, आगे बढ़ते हैं और कॉल्स को अगर आप देखें यहाँ पर ग्रिप करने की कोशिश करते हैं। हमारे मेहमान जो अगर आप देखें कॉल्स लेके आए हैं। मीनवाइल एक चीज़ बताऊँगा, यहाँ पर सुबह जो हमने स्ट्रैटेजी ली थी उसके मुताबिक जो टारगेट्स थे, आई मीन दोनों ही इंडस्ट्रीज पे करीब करीब 17,341 ऑन निफ्टी जो सुबह हमने पूछ ली थी, और उसके मुताबिक बैंक निफ्टी पे करीब करीब 39,840। वो दोनों डे के बेस्ट लेवल जो रेजिस्टेंस अगर आप देखें टॉप का था, आई मीन RS2, वो आपको मिल चुका है स्क्रीन पे। बाकी अगर आप देखें ऑप्शन के डेटा अनुरोध समराइज कर ही चुके हैं, तो उसको रिपीट करने का मतलब नहीं है। एक काम करते हैं, ट्रेड लेने की शुरुआत करते हैं यहाँ से। और मानस, पहला ट्रेड मैं आपसे लूंगा। मानस, एग्जैक्टली क्या ग्रिप करना चाहेंगे आप? इस वक्त निफ्टी एक बार फिर से हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी के आसपास अगर आप देखें सस्टेन करता हुआ 17,300 पे एट द मनी। पुट राइटर बहुत स्ट्रांगली कन्विंस्ड होकर अपनी ग्रिप लेके बैठा हुआ है। सबसे स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग यहीं पर ही है, 39,500 पे स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग है। आप क्या ग्रिप करना चाहेंगे? देखिए बैंकिंग पे ही ध्यान रहेगा, और बैंकिंग में स्पेशली जो पीएसयू बैंक्स हैं
वहां पे बहुत सारे स्टॉक्स ने ब्रेकआउट दिए, चाहे वो कैनरा बैंक की बात कर लीजिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात कर लीजिए। बट इस टाइम के लिए मेरी जो नजर है वो बैंक ऑफ बड़ौदा पे है, क्योंकि बैंक ऑफ बड़ौदा ने एक बड़े कंसोलिडेशन के बाद का ब्रेकआउट दिया है, 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर निकला है, काफी बेहतर वॉल्यूम्स, अगर आप इंटरडे सेशन में देखें तो काफी बेहतर वॉल्यूम देखने को मिले हैं। तो बैंक ऑफ बड़ौदा में करंट लेवल पे खरीदारी करेंगे, 132 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएंगे और 141 रुपए 141 के टारगेट सेट करेंगे बैंक ऑफ बड़ौदा में। यहाँ पर 135 का कॉल ऑप्शन भी ले सकते हैं, 4 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है, 2 रुपए 50 पैसे का स्टॉप लॉस लगाइए और 7 रुपए के टारगेट सेट करिए। बैंक ऑफ बड़ौदा, इनफैक्ट 3 महीने पहले मेरी एक बात हुई थी एक बहुत टॉप बैंकिंग एनालिस्ट से, उन्होंने मुझे कहा था कि इस साल का स्टॉक ऑफ द ईयर विल बी बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंकों में जो सबसे ज़्यादा आउट परफॉर्म करेगा, और काफ़ी आउट परफॉर्म किया भी है इसने। बाकी गेस्ट को भी जोड़ते हैं। प्रकाश काबा जी, गुड आफ्टरनून। क्या ट्रेड ले रहे हैं लास्ट घंटे के लिए? गुड आफ्टरनून टू यू अनुज। मुझे पसंद है इस वक्त बैंकिंग क्षेत्र से, लेकिन सिटी यूनियन बैंक स्मॉल टाइमर है, लो प्रोफाइल है, ट्रेड कर रहा है 190 रुपीज 80 पैसे। मुझे लगता है इसका टारगेट 195 टू 200 है। इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, वहां तक जाना चाहिए। स्टॉप कहाँ पर होगा? स्टॉप थोड़ा अगर डीप चाहिए तो 185 है, अगर टाइट स्टॉप चाहिए तो मेरे ख्याल से 188 भी चल जाए। सिटी यूनियन बैंक, इस पर ध्यान देना चाहिए, और लॉन्ग से 1 या 2 दिनों के लिए। सिटी यूनियन बैंक में एक तेजी का ट्रेड लेने की सलाह यहाँ पर आती हुई, तो बैंकों पर ही फोकस जानकारों का है। कार्यक्रम की शुरुआत में ही शिल्पा, आफ्टरनून, बताइए आपके रेडार पर क्या है ट्रेड? मेरे रेडार में बाटा इंडिया है। बाटा इंडिया में बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है। अभी चल रहा है स्टॉक 1834। मुझे लगता है यहाँ पे बाय लेना चाहिए फॉर टारगेट्स ऑफ 1860 टू 1885, और आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा 1815। 35 आपने कहा कि मैंने गलत सुना? 33 तो है शिल्पा टारगेट। बाटा में टारगेट्स आर 1860 एंड 1885 और स्टॉप लॉस रहेगा 1815। My apologies there. 1860 एंड 1885 के लिए एक मौका। लार्जली अगर आप देखें तो बाटा एक अंडर परफॉर्मर रहा है, जहां पे बाकी सब फुटवेयर कंपनियों में और स्पेशली मेट्रो में मैं नोटिस कर रही थी इस साल तकरीबन 98 से 100% तक के रिटर्न्स देखने को मिले। वो इनफैक्ट एक लाइमलाइट पूरी तरह से बटोर रहा था और बाटा एक अंडर परफॉर्मर रहा है। इस साल आई थिंक नेगेटिव रिटर्न्स दे रहे हैं बाटा में। और एक रिपोर्ट मैं पढ़ रही थी आज दोपहर में जो बेसिकली कह रहा है कि बाटा में यहाँ से आगे कम से कम 28 से 30% तक के रिटर्न्स दिख सकते हैं। और शिल्पा भी चार्टिकली कह रही हैं 1860 टू 1885 तक के लेवल्स देखने को मिलेंगे। देखते रिजल्ट्स क्या आते हैं इन कंपनियों में। अच्छा, आपने बाटा की बात की, सॉरी मैं एक चीज़ बस बात कर रहा हूँ। इस वीकेंड पे मेरी एक्चुअली कॉन्वर्सेशन हुई थी उत्पल शेठ के साथ, जो अब रेयर एंटरप्राइजेस का सारा इन्वेस्टमेंट वही संभाल रहे हैं ऑब्वियसली। तो उन्होंने हम सब बाटा की बात करते हैं, उन्होंने मेट्रो के बारे में मुझे समझाया था। काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बोलती मेट्रो ब्रांड्स के बारे में, कि जिस हिसाब से उन्होंने एक रीज़न बाटा ने अंडर परफॉर्म इसलिए भी किया है क्योंकि थोड़ा सा मेट्रो ने काफ़ी अपने आप को एक्सपेंड किया है, और आपको अब हर जगह उनके हर मॉल्स में उनको आपको वो, और हर प्राइस पॉइंट पर अवेलेबल है मेट्रो ब्रांड्स। तो लेकिन शू वेयर में मुझे लग रहा है कि उन्होंने भी बात बोली थी कि काफ़ी तेज़ी है। तो ये मेट्रो ब्रांड्स इसका इनफैक्ट थोड़ा लंबा चार्ट लेकर आती है। ये थोड़ी रिसेंट लिस्टिंग है ऑफकोर्स, लेकिन जब से इसने लिस्टिंग की है थोड़ा सा इसने जो है वो बाटा की शीन गायब की है। करीब देखिए 3 महीने में करीब 60% का मूव आपने मेट्रो ब्रांड्स में देखा है। तो ये क्योंकि आपने बाटा की बात की, मैं सोचा जरा ये वाली बात मैं छेड़ देता हूँ। ये स्टॉक इनफैक्ट एक बहुत ही तगड़ा आउट परफॉर्मर है। अब आप कंपेयर कीजिए, ये 1 महीने का चार्ट है, आपको देखना है पूरे 12 महीने में बाटा कहाँ रह गया और मेट्रो ब्रांड्स ने आपको क्या डिलीवर करके दिया। ये 6 महीने में आपको दिख रहा है क्लियरली आउट परफॉर्मेंस, और इसे अगर आप और बढ़ाएंगे तो इस साल ईयर टू डेट करीब 100% तक के रिटर्न्स मेट्रो अलोन अपने नाम कर चुका है, और बाटा में कुछ नहीं बनता हुआ दिखाई दिया। शरद अवस्थी भी हमारे साथ है। शरद, आपका मैं ट्रेड लूंगी, लेकिन मेट्रो वर्सेस बाटा, ये बताइए, कई सारे जानकार इस नई लिस्टिंग को लेकर एक्साइटेड थे और उसने स्टॉक ने भी बहुत बढ़िया रिटर्न डिलीवर करके दिया है, लेकिन हमारा ओल्ड हैंड बाटा क्या कॉन्फिडेंस दिखा पाएगा, क्या डिलीवर कर पाएगा, या फिर कंपटीशन इतना बढ़ गया है perhaps a little too late for it to catch up? देखिए, बाटा के लेगेसी स्ट्रक्चर की प्रॉब्लम तो हमेशा बाटा को रही है और जो उनके पुराने शोरूम्स है और जो पुराने कल्चर पे वो ऑपरेट करते हैं वो क्वाजी
PSU टाइप कल्चर है, तो वो ग्रेजुअली वो उसको ओवरकम कर रहे हैं। फर्स्ट फेज में उन्होंने काफी बढ़िया तरीके से ओवरकम किया है। आने वाले समय में वो किस तरीके से उसको ओवरकम करते हैं वो एक देखने लायक चीज होगी। नए ब्रांड्स, नए वैरायटी ऑफ फुटवियर उन्होंने ऑलरेडी लॉन्च कर दिए हैं। वैल्यूएशन के हिसाब से 50-55 टाइम पे ऑलरेडी ट्रेड कर रहा है, तो वहां से बहुत ज्यादा कोई री रेटिंग होने की गुंजाइश रहती नहीं है। जबकि मेट्रो ब्रांड्स में आपको रिटर्न रेशियोज वगैरह बेटर मिलते हैं, क्योंकि ज्यादातर प्रोडक्शन आउटसोर्स्ड है, तो वो उनको फायदा हो जाता है। और प्रीमियम क्वालिटी प्रोडक्ट्स वगैरह भी रेंज काफी बड़ी है मेट्रो ब्रांड्स में, जहां बाटा में मेरे हिसाब से हश पपीज के ऊपर कोई खास आपके पास प्रीमियम ब्रांडिंग है नहीं। मेट्रो के पास उसके बियॉन्ड भी और हायर प्राइस ब्रैकेट में बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, वहां से अगर पुल आता है तो बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रोथ आती है, और वेरियस प्राइस पॉइंट्स पे भी हैं। तो इसलिए मेट्रो में आपको ग्रोथ ज्यादा मिलेगी आने वाले समय में। बाटा में स्टैंडर्ड ग्रोथ मिलेगी, और वैल्यूएशंस ऑलरेडी ऊपर की तरफ है, तो बहुत ज्यादा मूवमेंट थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बट दोनों ही स्टॉक कंपैरेटिवली महंगे लगते हैं मुझे। जी हाँ, मेट्रो ब्रांड्स आपकी स्क्रीन पे 916, और इनफैक्ट कैसे बोल सकते हैं आप लिबर्टी की उस ड्रीम ब्रांड को। खैर अभी काम करते हैं, इस स्पेस से बाहर निकलते हैं, लेकिन कुछ वाइल्ड कैंडल्स जो क्रिएट हुई हैं स्टॉक फ्यूचर्स पे आज, उसमें जरा एक एक करके आउटलुक लेना शुरू करते हैं, जो कि वाकई अपने क्लस्टर ऑफ मूविंग एवरेजेस या फिर जिसे कह सकते हैं आपकी कंजेशन जोन से बाहर निकल के आ रहे हैं। शिल्पा जी जरा प्लीज एक बार SRF को देखिएगा। आज की इस कैंडल से लेके मतलब 27 सितंबर से लेके समझ लीजिए ऑलमोस्ट 14 अक्टूबर तक इतना इसने 100 डेमा को सस्टेन किया, और फाइनली इस वाइल्ड कैंडल ने सारे के सारे एवरेजेस को वॉलेट कर दिया। स्पेशली 2550 के क्लस्टर के ऊपर निकलना कितना स्ट्रांग लग रहा है आपको, और SRF पर आपका व्यू? जी बिल्कुल सही वीरेंद्र जी। SRF में अगर आप देखेंगे तो 2580 के अराउंड एक आपको रेजिस्टेंस मिलेगा। वंस इट सस्टेन्स दैट, तो आपका नेक्स्ट टारगेट जो होगा 2620, देन 2700 पोजिशनल भी है। आप ऑप्शन चेन में भी देखेंगे तो 2700 पे भी काफी अच्छा एडिशन है, विच इज लुकिंग लाइक कि वो अपना नेक्स्ट टारगेट रहेगा। और अभी के लिए अगर किसी को इसमें ट्रेड लेना है तो आपका स्टॉप लॉस रहेगा ऑन इमीडिएट बेसिस 2540। 2540 का स्टॉप लॉस लगाए और एक ट्रेड आप तेजी की तरफ और एक लंबी तेजी की तरफ इनिशिएट किया जा सकता है। खरीदारी का कॉल 2.5% ऊपर वो स्टॉक इस समय ट्रेड करता हुआ। अच्छा शरद, इनफैक्ट बाटा मेट्रो की हम बात कर रहे थे, लेकिन आपका ट्रेड नहीं रहा, नहीं लिया। बताइए इस घंटे का क्या आपने आइडेंटिफाई किया है सौदा? बैंक ऑफ बड़ौदा हमें भी काफी अच्छा लगता है वैल्यूएशन वाइज। कंपैरेटिवली जो मल्टीपल पे कंपनी अभी अवेलेबल है, लगभग 0.7-0.8 टाइम्स प्राइस टू बुक पे अवेलेबल है। पोस्ट मर्जर GNPAs में लगातार सुधार आने वाले समय में भी आना चाहिए, और 17-18% जैसी आपकी टॉप लाइन में एडवांसेस ग्रोथ वगैरह इजीली अचीव होनी चाहिए अगले 2 साल में। तो हमारे अनुमान के हिसाब से FY24 में आपकी बुक वैल्यू करीब 130-135 के आसपास होनी चाहिए, और हमारा ये मानना है कि ग्रेजुअली स्पेस को 1.5-1.25 का प्राइस टू बुक मिलने लगना चाहिए। तो 180-185 के लक्ष्य के हिसाब से बैंक ऑफ बड़ौदा काफी बढ़िया बेटा है। बैंक ऑफ बड़ौदा, एक और पिक बैंक ऑफ बड़ौदा पे आती हुई। एक बार मार्केट में एक तो गिरने वाले स्टॉक्स पे भी नज़र रख लेते हैं, क्योंकि बढ़ तो रहे हैं काफ़ी शेयर, लेकिन एक तो शेयर परेशान कर रहे हैं डाउन साइड पे। HCL टेक, एक बार जरा इंट्राडे लेकर आइए HCL टेक, और यहाँ पर देखिए क्या डिक्लाइन इस समय आप देख रहे हैं। एक लो पॉइंट पर आ रहा है शेयर ये, और ये एक्चुअली IT स्टॉक्स ने थोड़ा तंग तो किया ही है मार्केट को, लेकिन थोड़ा सा इस समय डेज लो पर। और बात हुई थी SRF की डेज हाई पर, लेकिन सुबह सुबह नवीन फ्लोरिन ने काफ़ी वीक स्टार्ट की थी, और अब वापस नवीन फ्लोरिन ने इस समय एक इंट्राडे लो बनाया है, तो वो काफ़ी इस समय इंटरेस्टिंग है। शरद एक बार व्यू देंगे नवीन फ्लोरिन पर, क्या बॉदर कर रहा है इस समय मार्केट को ये, क्योंकि SRF इतना तेजी में है लेकिन नवीन फ्लोरिन इस समय डेज लो पर। मैं बहुत डिटेल में ट्रैक नहीं करता, तो मैं नहीं पता। ओके ठीक है, तो इस पर टेक्निकल चार्ट चेक ले लेते हैं एक बार। प्रकाश क्या भी होगा यहाँ पर? एक्चुअली यहाँ पर थोड़ा फटीग नजर आता है नवीन फ्लोरोकेमी में। एक सेल सिग्नल भी जनरेट हुआ है करीब 4600 में, जहाँ पर ब्रीच हुआ है। अब ट्रेड कर रहा है 4458 पर। मुझे लगता है स्लाइड की एक संभावना है। पहला टारगेट रहेगा 4400 नवीन फ्लोरोकेमी में। अगर और भी गिरावट आई तो पॉसिबल है कि 4350, 4300 भी पॉसिबिलिटी है। हाँ, स्टॉप कहाँ लगाना चाहिए? मेरे ख्याल से स्टॉप एक रीजनेबल रहेगा 4550 का, और मेरे ख्याल से शॉर्ट करना चाहिए नवीन फ्लोरोकेमी। नवीन फ्लोरिन आपके स्क्रीन पे डे लो की ट्रैजेक्टरी में आके करता हुआ करीब 4463 का लेवल है यहाँ पे। एक बार जरा डेरिवेटिव्स के स्टैट्स लेके आएंगे इसके। अगर आप केमिकल बास्केट में जाएं, आज जिन स्टॉक्स में सबसे ज़्यादा शॉर्टिंग हुई है
उनमें ये स्टॉक अपीयर होता है। जरा प्लीज एक बार क्योंकि हमने 2 स्टॉक्स की बात कर ली एसआरएफ से, मतलब बिल्कुल अगर आप देखें डिफरेंट बिहेवियर, और एक बार हमारे नवीन फ्लोरिन में बात हो गई। सिर्फ जरा मैं इसमें ओआई आपको बताता हूं कि एग्जैक्टली कैसे कैसे बिल्डअप हुआ है। अगर आप सेक्टोरल रेट देखें तो केमिकल स्पेस में आज 3.2% ओआई बिल्डअप, नवीन फ्लोरिन में 5.1% बिल्डअप है, ह्यूज शॉर्टिंग। सबसे बड़ा ओआई गेन अगर किसी स्टॉक में हुआ है तो वो है जीएनएफसी। लेके आइए, देखिए प्राइस वाइज इसने फ्राइडे को बहुत अच्छा किया था, आज मात्र अगर आप देखें 0.7% ऊपर, बट 19% ओआई बिल्डअप, दैट्स ह्यूज। जीएनएफसी सेकंड पायदान पे है कोरोमंडल 5.2% एडिशन, और तीसरे पायदान पे है टाटा केमिकल 4.3% एडिशन है। शिल्पा जी आप बताइए, अगर केमिकल से ही मैं अगर आपको कहूं कि अभी आपके सामने मैंने शीट रखी पूरी की पूरी, एसआरएफ में इतना स्ट्रॉन्ग ओआई एडिशन नहीं है, बट एज फार एज कोरोमंडल इज कंसर्न, टाटा केमिकल और जीएनएफसी, इनमें तीनों में बहुत स्ट्रॉन्ग एडिशन है। आप इनमें से क्या ग्रैब करना चाहेंगे, या कोई ऑप्शन कॉल अगर आपको इंप्रेस करती हो इनमें? जी, इसमें एक्चुअली मैं जीएनएफसी पे ही ध्यान दूंगी। जीएनएफसी पिछले 2 सेशन से काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में है। इट वाज अबाउट टाइम कि एक बार 700 के ऊपर इसको सस्टेन करना था फॉर टारगेट्स ऑफ 720, विच वी आल्सो हैड इन प्रभुदास लीलाधर। लेकिन अभी इट हैज मेड अ हाई ऑफ 717, नाउ अगेन 707। तो मेरे हिसाब से एक बार 700 के जोन्स के अराउंड आप बाय करें फॉर टारगेट्स ऑफ 720, एंड वंस इट सस्टेन 720 फिर आपको जो टारगेट्स मिलेंगे वो हायर साइड के रहेंगे, 745 770 तक मिल जाएंगे। लेकिन अभी के लिए नॉट इमीडिएटली टू बाय ऑन डिक्लाइंस टू 700, ताकि आपको प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो आपको ज्यादा मिले। तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो अगर बढ़ाना है, रिस्क रिवॉर्ड फेवर में रखना है, तो डिप्स पर खरीदिए जीएनएफसी का स्टॉक। इनफैक्ट ये पिछले हफ्ते से ही एक बहुत ही तगड़ा तेजी वाला कैंडिडेट साबित हुआ है। अच्छा, एक और काउंटर, गावा साहब कैश मार्केट का ट्रेड है ये, दीपक फर्टिलाइजर, एक बार देखिएगा प्लीज। आज 950 के लेवल्स पर और 6% तक की तेजी इसने अपने नाम कर ली है। बड़ा तगड़ा वॉल्यूम एक्शन इसमें नोटिस किया मैंने, करीब 5 से 6 गुना वॉल्यूम्स पर ये भागा है स्टॉक, एंड 52 वीक हाई से सिर्फ 5% दूर है, तो इसमें भी बहुत अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला है। क्या कैश में कुछ अपॉर्चुनिटी है इधर, या हाथ से निकल गया? नहीं, हाथ से निकला तो नहीं है, बिल्कुल अपॉर्चुनिटी है दीपक नाइट फर्टिलाइजर में। ट्रेड कर रहा है 949.75 वैसे में। मुझे लगता है इसका लक्ष्य होना चाहिए 1000 की तरफ। हो सकता है 2-4 दिन लग जाए, लेकिन मुझे लगता है 1000 पॉसिबल है। और देखा जाए तो इंडिकेटर्स फ्रंट पर रिलेटिव स्ट्रेंथ में एक 22 लेवल जनरेट हुआ है आज। अगर यहाँ पर भी अगर बंद हो जाता है आज 3:30 बजे तक, फिर भी एक 22 लेवल बन जाता है कल खरीदने के लिए, तो आज क्यों नहीं? तो मुझे लगता है 1000 तक जाने की कोशिश कर रहा है दीपक फर्टिलाइजर। स्टॉप लगाना पड़ेगा 920। चलिए 2 स्टॉक्स लेकर आते हैं, दोनों के दोनों इंश्योरेंस सेक्टर से हैं, लेकिन एकदम ऑपोजिट मूव। पहला आईसीआईसीआई प्रू इस समय बना रहा है डेज लो, और आईसीआईसीआई लोम्बार्ड वो बना रहा है डेज हाई। आईसीआईसीआई प्रू ऑफ कोर्स लाइफ इंश्योरेंस में, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस में, और देखिए काफ़ी डिफरेंट टेक्सचर दोनों के दोनों लोम्बार्ड स्टॉक्स के शायद कल नतीजे आएंगे। हाँ शायद, और प्रू के नतीजे आ चुके हैं मेरे ख्याल से आज तक। तो इनफैक्ट लोम्बार्ड में एक काफ़ी टाइम से एक ब्लॉक डील की भी चर्चा थी, तो उसकी वजह से भी उसने शायद थोड़ा सा एक यहाँ पर जो है एक अंडर परफॉर्म किया था, लेकिन काफ़ी इंटरेस्टिंग इस समय इसमें मूव चल रहा है। एक बार प्रकाश जरा दोनों स्टॉक्स का चार्ट देखकर बताइए, आईसीआईसीआई प्रू और आईसीआईसीआई लोम्बार्ड आपका क्या हुआ? देखिए पहले आईसीआईसीआई प्रू का देखता हूँ। देखा जाए तो स्ट्रक्चरली वीक है, लेकिन एक बात पक्की है, आईसीआईसीआई प्रू में ज्यादा स्ट्रेच हो चुका है करीब 4 हफ्तों से। एक रिवर्सल की एक संभावना है। रिवर्सल कहाँ मिलेगा? जब ये 520 पार कर लेगा तब एक रिवर्सल मिलेगा, बाई सिग्नल जनरेट होगा, तो वो करीब 540-550 तक ले जा सकता है। इतना स्ट्रेच है डाउन से, तो यहाँ पर मुझे डर लगता है कि शॉर्ट करना नहीं चाहिए, क्योंकि स्ट्रेच ज्यादा है। हो सकता है स्ट्रेच और रहे, लेकिन बाई सिग्नल जनरेट होगा 520 के ऊपर, इसका इंतजार करना चाहिए। रही बात आईसीआईसीआई जनरल इंश्योरेंस की, यहाँ पर वो स्ट्रेचिंग करीब 3 हफ्ते से हो गई, चौथा हफ्ता स्ट्रेचिंग है। यहाँ पर एक पहला पुलबैक की कोशिश कर रहा है, यहाँ पर एक एग्रेसिव बाय है। आज का लो जो है करीब 1120 का उस पर स्टॉप अगर चले, ये एग्रेसिव बाय है, तो एक अपमूव मिल सकता है, जो कि आते दिनों में करीब 1155 ले जा सकता है। और एक बार 1155 चला जाएगा तो 1175 का दरवाजा खुल जाता है। तो मेरे ख्याल से 2 बातें जाती है, या एग्रेसिव बाय आईसीआईसीआई जनरल इंश्योरेंस, और आईसीआईसीआई प्रू में शायद कल बाय मिले या परसों मिले, लेकिन ज्यादा गिरावट मुझे लग नहीं रही।
हर्षदा एक स्टॉक पे नज़र रखते हैं, कैनफिन होम्स। सुबह भी बात कर रहे थे इसकी। आई थिंक बोर्ड मीटिंग अनाउंसमेंट कभी भी आ सकती है, क्योंकि इंट्राडे लेकर आते हैं कैनफिन होम्स का। जरा इस समय वो देखिए क्या कोलैप्स हुआ है इसमें। एकदम से डेज हाई पे था जब हमने शो स्टार्ट किया था, और अभी एकदम से डेज लो पे आए। 4% इंट्राडे में डिक्लाइन इसमें आया है स्टॉक में, और एकदम से ये मूव है। ये हाई था इसका 522.85, और 522.85 ऑलमोस्ट जब हम क्लोजिंग कमाई का अड्डा स्टार्ट कर रहे थे तब था ये मूव, और वहाँ से नीचे आया है। क्या वजह हो सकती है? मेरे ख्याल से एक शायद आज की बैठक में एक फर्म डिसीजन ना हो सीईओ को लेकर। हो सकता है कि ये सिर्फ बाकी की जो 2 पोजीशंस हैं उसको फिल करें, सीईओ की पोजीशन अभी भी वेकेंट रहे। और अगर सीईओ की पोजीशन अभी भी वेकेंट रहेगी तो मेरे ख्याल से एक थोड़ा सा यहाँ पर एक ओवरहैंग रहेगा स्टॉक के लिए। ये अभी जब गिरीश कौसगी जी ने इस्तीफा दिया था और उसके बाद काफ़ी अटकलें लगाई जा रही थी कि हुआ क्या, एकदम से इस्तीफा दिया उन्होंने, इतना अच्छा परफॉर्मेंस चल रहा था, फिर क्या हुआ? क्योंकि कुछ पहले भी 1-2 चीज़ें लेकर निकल कर आई थी कि क्या कुछ अग्रेसिव लेंडिंग हुई है कैनफिन होम्स की तरफ से, तो थोड़े से कुछ अकाउंट्स को लेकर थोड़ा सा एक डर था। तो अभी आज का जो बोर्ड मीटिंग है, नंबर्स तो आएंगे, लेकिन मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था कि शायद कुछ क्लैरिटी आएगी सीईओ पे। जिस तरीके से स्टॉक ने बिहेव किया, ऐसा लग रहा है कि शायद वो ना आए। इसके लिए ये स्टॉक जो है हाई से एकदम से थोड़ा सा क्योंकि जिस दिन कौस्की साहब ने घोषणा की थी कि वो रिजाइन कर रहे हैं, तब कोई अपडेट नहीं आया था। फिर उसके 2-3 दिनों बाद आया था कि नए सीईओ की तलाश शुरू हो गई है, और क्या 2-3 हफ्ते हो गए उसमें। बिल्कुल। और अभी भी अगर कोई पद नहीं नियुक्त किया जाता है तब तो दिक्कत है, थोड़ी सी अनसर्टेनिटी बढ़ जाती है। तो वो ये, क्योंकि एक्सपेक्टेशन ये थी कि बाहर से कोई सीईओ आएगा और अच्छा टेक्नोक्रेट सीईओ आएगा, लेकिन अभी थोड़ा सा इस चीज़ को देखिए। 1 महीने का चार्ट देखिए कैनफिन होम्स का, क्या कोलैप्स। 700 रुपये करीब था उस दिन स्टॉक जब ये न्यूज़ आई थी, जब कौस्की जी ने रिज़ाइन किया था। तो 700 से एक तरीके से करीब करीब 500 रुपये आया। हालांकि एक बात मैं बोलूँगा जो मैंने सुबह भी बोली थी, शायद लंबी शॉर्ट ट्रेड यहाँ से निकल चुकी है। अब अगर यहाँ से कोई ट्रेड आएगी तो वो शायद पॉजिटिव साइड पर आएगी। वीरू जी हाँ, कैनफिन होम्स सुबह अगर आप देखें इनफैक्ट इसी पे बात हुई भी थी, और अब डे ऊपर आके ट्रेड करता हुआ इट्स 505। एक काम करते हैं, कुछ स्टॉक्स को और मार्क कर लेते हैं जो कि अच्छा कर रहे हैं और जो कि अपने सिंकिंग जोन से अनुज बाहर निकल के आ रहे हैं। आज सुबह HAL चल रहा था खूब और अच्छा चला। आई थिंक सुबह हमारी बाय कॉल में शामिल भी था। इस वक्त करीब करीब 2363 पे। लेकिन अगर आप उसी की तरफ BEL को देखें, मैं डिफेंस स्पेस में गया और जो मैं OI एडिशंस को देख रहा था उसमें आज BEL में अच्छा OI एडिशन है। डायरेक्टर साहब प्लीज BEL रखिएगा, BEL स्पॉट फ्यूचर्स रखिएगा, OI एडिशंस को रखिएगा। मानस आप इसमें, मुझे याद है एक दिन आपने इसमें एक 23 सितंबर को ट्रेड पकड़ा था और करीब करीब 99,101 के जोन में वो स्विंग हमको करीब करीब 106 तक का मूव देके गया था। आज भी इसने एग्जैक्टली उसी पॉइंट से पुल बैक दिया है। 102.65 लोअर लेवल से काफी स्ट्रॉन्ग रिकवरी है और टेस्ट कर रहा है अब 103 की ट्रेजेक्टरी को। मानस OI एडिशंस को देखिए और 100 के पुट राइटर का कॉन्फिडेंस देखिए। थोड़ा सा आपको कोई ट्रेड का लॉजिक समझ में आ रहा है मानस यहाँ पर? देखिए एक पॉजिटिव चीज ये है कि इसने हायर लो बनाया है। पिछले लो को ब्रेक नहीं किया, करेक्शन में स्टॉक ने 50 डे मूविंग एवरेज को बीच नहीं किया। अब मैं समझता हूँ इंतजार करना पड़ेगा 20 डे मूविंग एवरेज को बीच करने का। तो अगर 104 रुपए के ऊपर निकलेगा तब आप एग्रेसिव होकर खरीदारी कर सकते हैं, क्योंकि अगर 104 के ऊपर निकलेगा तो कम से कम 112 रुपए तक के भाव देखने को मिल जाएंगे। तो 104 के ऊपर खरीदारी करेंगे, स्टॉप लॉस रखेंगे 101 रुपए का और 112 रुपए के टारगेट सेट करेंगे। BEL आपकी स्क्रीन पे 102.90 पे। आशीष बहती इस बीच हमारे साथ पुणे से जुड़ चुके हैं बातचीत करने के लिए। आशीष नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। आशीष, क्या अप्रोच रख रहे हैं आप इस क्लोजिंग में और क्या ट्रेड है आपका कन्विक्शन कॉल? गुड आफ्टरनून वीरेन जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। वीरेन जी, SBI पे नजर होनी चाहिए। जो स्ट्रक्चर SBI का बना है काफी इंप्रेसिव है। ऑलमोस्ट 12 दिन के हाईस के ऊपर ये निकल चुका है 20 डे में। जिस हिसाब से इसने रीगेन किया है, मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छा मूव यहाँ से SBI में देखने को मिल सकता है। तो करंट लेवल पे भी SBI को खरीदारी की सलाह रहेगी। 560 के टारगेट के लिए पोजीशन बनाने की सलाह है। जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो 530 का इसमें। ओके। SBI सुबह से कई बार बात हो चुकी है SBI की, और काफ़ी बार एक्चुअली ये स्टॉक हमारे रेडार पर आ भी चुका है। अब 2-3 और स्टॉक्स देख लेते हैं। एक बार जी एंटरटेनमेंट का इंट्राडे चार्ट लेकर आते हैं। जी एंटरटेनमेंट इस समय डेज लो बनाता हुआ, और एक स्टॉक जो डेज हाई पर, इनफैक्ट 2-3 स्टॉक्स अब डेज हाई की टेरिटरी में आ रहे हैं। सबसे पहला है उसमें पॉलीकैब। एक बार पॉलीकैब का चार्ट लेकर आइए। काफ़ी बड़ा आउट परफॉर्मर रहा है पॉलीकैब, और
ये देखिए क्या ज़बरदस्त मूव इसमें, लास्ट के 3-4 मिनट में एक मैसिव मूव पॉलीकैब में आता हुआ, काफ़ी 2-3 बड़ी लगातार ग्रीन कैंडल्स बनी है इसमें। और अशोक लेलैंड एक और स्टॉक है जिसमें अच्छी खासी ग्रीन कैंडल बनी है, लास्ट कैंडल काफ़ी बड़ी है अशोक लेलैंड में भी। ये देखिए, और ये एकदम से जो थोड़ा कंसोलिडेट हो रहा था, थोड़ा डिक्लाइन हो रहा था, एकदम से एक कैंडल में ये वापस डेज हाई की ट्रेजेक्टरी में जाता हुआ। मानस एक बार जरा अशोक लेलैंड और पॉलीकैब दोनों पर व्यू दीजिए। देखिए अनुज जी, अशोक लेलैंड की जहां तक बात है, स्टॉक लो लेवल पे बाइंग इंटरेस्ट दिखा रहा है, लेकिन अभी भी एक रिवर्सल पॉइंट जो है वो मेरे ख्याल से 150 रुपए के ऊपर होगा। 150 रुपए के ऊपर निकलेगा तभी आप यहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं, क्योंकि उसके बाद आपको 155 तक के भाव देखने को मिलेंगे। तो थोड़ा इंतजार करिए, 150 के ऊपर खरीदारी करेंगे 147 के स्टॉप लॉस के साथ। पॉली कैप में करंट लेवल खरीदारी कर सकते हैं, क्योंकि 5 दिनों से स्टॉक ने अपने 20 डे मूविंग एवरेज को ब्रीच नहीं किया और अब स्टॉक तैयार है रेजिस्टेंस को ब्रीच करने के लिए। तो आई थिंक चांस लेना चाहिए, तो बिल्कुल अभी आप ले सकते हैं। 2585 के नीचे आपको स्टॉप लॉस रखना है और ऊपर की तरफ 2700 के टारगेट सेट करने हैं। आईएसओ के टारगेट के लिए एक मौका पॉलीकैब में। और याद रखिएगा कल पॉलीकैब के नतीजे आने वाले हैं, तो उससे पहले भी इस स्टॉक में एक्शन बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आईसीआईसीआई लोम्बार्ड पॉलीकैब प्री रिजल्ट बाइंग साफ देखने को मिल रही है। अच्छा, नीलेश जैन हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीलेश, आफ्टरनून, बताइए इस घंटे का ट्रेड। गुड आफ्टरनून अक्षरा जी, गुड आफ्टरनून सभी को। देखिए जो स्टॉक हमारे डाल रहा है, ओवरऑल फाइनेंशियल स्पेस अच्छा लग रहा है, तो फाइनेंशियल स्टॉक है बजाज फाइनेंस। इस पर्टिकुलर काउंटर में देखें तो एक अच्छा खासा रिवर्सल हमें निचले स्तरों से देखने को मिला है। एक राइजिंग ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेते हुए काउंटर एक रिवर्सल के इंडिकेशन दे रहा है। अगर कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न देखें तो बुलिश एंगल्फिंग सॉर्ट ऑफ कैंडलस्टिक फॉर्मेशन यहाँ पे फॉर्म हो रहा है। वो इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे गोइंग फॉरवर्ड एटलीस्ट 200 पॉइंट का मूव हमें देखने को मिल सकता है। 7550 के टारगेट होंगे। स्पॉट की लेवल से 7350 के आसपास काउंटर ट्रेड कर रहा है। निचले स्तरों पर 7230 के आसपास का स्टॉप लॉस रखना होगा। तो बजाज फाइनेंस को खरीदारी करके चलने की सलाह होगी। तो फाइनेंशियल स्टॉक्स देखिए आज आगे हैं मार्केट की तेजी के इस पायदान में, और बजाज फाइनेंस को हम भूल नहीं सकते। 7550 के लिए मौका है तेजी करने का। इस स्टॉक में इस समय 80 रुपए की बढ़त। अच्छा, कुछ देर पहले एसीसी के नतीजे आए थे। नतीजे हैं वैसे निराशाजनक, क्योंकि कंपनी ने दरअसल लॉस दिखाया है, मुनाफे से घाटे में आई है। 91 करोड़ के आसपास का लॉस देखने को मिला। स्टॉक तब था नेगेटिव टेरिटरी में, लेकिन अब आ चुकी है इसमें बहुत ही तगड़ी रिकवरी, 1.5% तक की रिकवरी। इनफैक्ट डे लो से ये स्टॉक इस घंटे दिखाता हुआ नजर आ रहा है। वो नतीजे आपके सामने पेश करते हैं। यहाँ पर थोड़ा बहुत दबाव देखने को मिला। याद रखिएगा कि जब हम सुबह में श्री सीमेंट के नतीजों की बात कर रहे थे, वहां पर प्रेशर था इबिट्टा पर, रियलाइजेशन थोड़े से इबिट्टा पर टन पर से घटा था, तो उसका भी एक ओवरहैंग था। इनके फ्यूल और पावर कॉस्ट काफी ज्यादा बढ़ गए हैं, उससे कुछ प्रेशर आता हुआ। और एसीसी की केस में भी वही हुआ है। प्रॉफिटेबिलिटी में दबाव है, इबिट्टा लेवल पर दबाव देखने को मिल रहा है। एसीसी के ठीक बाद हाइडेलबर्ग सीमेंट के नतीजे आए और वहां पर भी ठीक यही हुआ है, प्रॉफिट घटा। और हाइडेलबर्ग के केस में ये करीब 7 करोड़ के आसपास तक का ही प्रॉफिट आ गया, जो पहले 59 करोड़ था पिछले साल इस तिमाही में। यहां पर तो स्थिति और खराब है। एसीसी के केस में सेल्स ऊपर थी, श्री सीमेंट के केस में सेल्स ऊपर थी, लेकिन हाइडेलबर्ग के लिए स्थिति और भी विचित्र हो गई और मार्जिन जो 20% पर थे वो 9.5% पर आए हैं। तो क्लियरली दबाव देखने को मिला है। अब सीमेंट कंपनियों में वो कंसोलिडेशन की उम्मीद में लोगों ने कई स्टॉक्स में कई अग्रेसिव तेजी ले रखी थी। शरद, इन नंबर्स को आप कैसे पढ़ रहे हैं? क्या ये कुछ और क्लीन आउट होता हुआ दिखाई देगा, स्पेशली एसीसी अंबुजा के केस में, एंड बाकी सीमेंट कंपनियों का क्या? क्योंकि ये लगभग दिख रहा है कि Q2 इनके लिए अच्छा नहीं है, जो शायद एक सीजनल फैक्टर भी है। Q2 वैसे भी सीजनली थोड़ा सा वीक होता है, क्योंकि वॉल्यूम अपटिक हमको मिलती नहीं है मॉनसून में। और इसके अलावा पिछले क्वार्टर में अगर आप देखें जो पेटकोक के प्राइसेस थे, वो लगभग पूरे क्वार्टर जो हाईएस्ट लेवल था वहीं पे थे। उसके सितंबर के बाद ही वो करेक्शन चालू हुई है वहां पे, तो उसका फायदा इस क्वार्टर ऑनवर्ड दिखना चाहिए। प्लस तेल की प्राइसेस भी ऊंची थी, तो जो इनका ट्रांसपोर्ट कॉस्ट जो दूसरा बड़ा मेजर हेड होता है, वहां पे भी इनको कॉस्ट का झटका लगा। तेल के प्राइसेस भी मोर और लेस सितंबर तक ऊंचे ही थे, $100-110 के आसपास, वहां से अब नीचे आ गए। तो मुझे लगता है ये क्वार्टर पे बहुत ज्यादा लोग रीड नहीं करेंगे, रादर अगले क्वार्टर से क्या वॉल्यूम अपटिक मिलती है और क्या फॉरवर्ड कमेंट्री आती है, उस पर फोकस ज्यादा रहेगा। वैसे हम लोग पहले एसीसी को प्रेफर कर रहे थे, लेकिन अब ये ग्रुप की लिवरेज वगैरह की वजह से हम उसको अवॉइड करके, बट छोटी कंपनीज हैं
रामको सीमेंट्स है, तो उससे छोटी कंपनी बिरला कॉर्प वगैरह, वहाँ वैल्यूएशंस वगैरह काफी अट्रैक्टिव है, तो वहाँ हम अभी भी एक्यूमुलेट करने की सलाह रखते हैं। तो बिरला कॉर्प, रैमको जैसे स्टॉक्स पर नजरें होनी चाहिए, लेकिन एसीसी अंबुजा, एसीसी के नंबर्स के बाद ये जो रिकवरी आई है इसने अंबुजा को भी ऊपर खींचा है। दोनों स्टॉक्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। शिल्पा, एक बार व्यू दीजिए, टेक्निकली कैसे पॉइज्ड है दोनों काउंटर्स? ओके, एसीसी अगर आप देखेंगे आज काफी अपसाइड में है, और एसीसी का इमीडिएट रेजिस्टेंस जो है वो है 2295 एंड देन 2320। इसके ऊपर आपको एक्सटेंडेड टारगेट्स मिलेंगे टिल 2400, या फिर और एक्सटेंडेड आप देखोगे तो 2530 तक का भी टारगेट है, लेकिन फॉर मी अभी के लिए बाइंग ओनली अबव 2320। लाइकवाइज अंबुजा, अंबुजा में इमीडिएट रेजिस्टेंस इज वेरी हाईली प्लेस्ड एट 520। आज उसका फ्यूचर्स में हाई भी 519.40 है, तो बाइंग ओनली अबव 520 फॉर टारगेट्स ऑफ 545 एंड 554। ये कुछ स्टॉक पर नज़र रखते हैं। इस समय तेज़ी का शेयर जो निफ्टी को हाई पे लेके जा रहा है वो है रिलायंस। एक बार रिलायंस का इंट्राडे चार्ट लेकर आइए, और इस समय ये अब बन गया है निफ्टी का टॉप कंट्रीब्यूटर लगातार। एक्चुअली आज सुबह से रिलायंस में ज़बरदस्त तेज़ी है, और इस समय वापस वो तेज़ी जो है तो एकदम सबसे हाईएस्ट पॉइंट पर लेके जाती हुई एनटीपीसी और टाटा पावर में एकदम से थोड़ा सा करंट आया है पॉजिटिव, दोनों के दोनों स्टॉक्स हाईएस्ट पॉइंट पर। और एक बाइंग आप देख रहे हैं डेल्टा कॉर्प और यूनाइटेड ब्रूअरीज के शेयर्स में, दोनों के दोनों शेयर्स डेल्टा कॉर्प और यूनाइटेड ब्रूअरीज में भी अच्छी खासी तेज़ी। इनफैक्ट इंट्राडे चार्ट लेकर आते हैं। एसबीआई वापस डेज हाई पर, बैंक निफ्टी करीब 505 पॉइंट ऊपर, अब 39,810 पर। प्रकाश, अगर यहाँ बंद होते हैं बैंक निफ्टी पर 39,800, तो क्या लग रहा है कि जो प्रीवियस हाइज थे बैंक निफ्टी के उसकी तरफ हम मूव दिखा सकते हैं, या फिर कोई और ट्रेड होगी यहाँ पर? कैसे अप्रोच करेंगे इसको आप? देखिए अनुज, मुझे अब तक तो बैंक निफ्टी स्ट्रांग नजर आता है। इसमें जो भी करेक्शंस आए हैं सुबह से वो एब्सॉर्ब हो रहे हैं, इसका संकेत दे रहा है कि यस स्ट्रांग है। और अगर कंसोलिडेशन देखें तो अपर रेंज पर है, तो मुझे लगता है अपमूव इंटैक्ट है। आज का जो कंसोलिडेशन लेवल है उसी का ध्यान रखना चाहिए। वो करूंगा करीब 39,400 39,600, वो एक अच्छा जोन है। इसके ऊपर भी बंद देता है तो मेरे ख्याल से 40,000 पार कर लेगा, ऐसा क्वाइट कंफर्टेबल लगता है मुझे। लगता है दिवाली ज़्यादा दूर नहीं है, और दिवाली की रैली शायद शुरू होने की संकेत दे रही है। जी हाँ, दिवाली ज़्यादा दूर नहीं है, अगले ही सोमवार को दीपावली है। और प्रकाश उसी को लेकर टिप्पणी करते हैं। 39788, इंटरडे हाई वाज 39880। आई मीन अभी भी हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी में आके ट्रेड कर रहा है। अब आते हैं कुछ बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर्स पे, बहुत ही अगर आप देखें मजबूत शेयर। और एक बार लेके आइएगा जनाब, आप अगर आप आज की ओआई शीट को देखें जो इंटरडे बिल्डअप हुई है, और आज के हीट मैप को देखें, तो उसमें कुछ स्टॉक्स जो अपीयर हो रहे हैं उसमें आप लेके आइए पॉलीकैब। मेरे को याद है ये आशीष चतुर्मुथा जी की कॉल भी थी, और मानस कितना स्ट्रांगली ये सारे एवरेजेस के ऊपर प्लेस्ड है और अपनी हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी में टाइम स्पेंड कर रहा है। आज भी इसमें काफ़ी अच्छा ओआई एडिशन हुआ है। मेरे पास इसकी भी ऑप्शन शीट नहीं है, हालांकि मेरे ख्याल से इसके ऑप्शंस में उतनी लिक्विडिटी है भी नहीं। पर मानस 2610 एक टिपिकल फ्लैग है। ये 2650 को वॉलेट करने के और 2650 के ऊपर ट्रेवल करने के कितने चांसेस हैं पॉलीकैब में? कोई व्यू आपका इस स्टॉक पे? और अगर आप इसकी ऑप्शन समरी देख पा रहे हो तो थोड़ा सा प्रकाश उस पर भी डालिएगा। तो देखिए, अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही पॉलीकैब पे कमेंट किया और मैंने एक बाय रिकमेंडेशन दिया, क्योंकि करीब 4-5 दिनों से देखिए वीरेंद्र जी तो लगातार 20 डे मूविंग एवरेज के आसपास सपोर्ट ले रहा है, वहां पर उसके नीचे नहीं फिसल रहा है। लेकिन आज के पैटर्न को देख के लगता है कि शायद ये जो बॉटम फॉर्मेशन ऑलरेडी हो गया है और अब स्टॉक तैयार है 2700 रुपए की तरफ जाने के लिए। तो करंट लेवल्स में भी खरीदारी करने की राय रहेगी। 2585 2585 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। देखिए, इससे ऑप्शन में थोड़ी लिक्विडिटी कम लगती है, लेकिन अगर आपको ट्रेड ऑप्शन में ही लेना हो तो मेरे ख्याल से 2650 का कॉल ऑप्शन देख लीजिए, वहां पर ठीक ठाक लिक्विडिटी है, तो थोड़ी क्वांटिटी में आप ऑप्शन ट्रेड कर सकते हैं वहां पर। तो 2650 का जो ऑप्शन है वो 60 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है, आप वहां पर खरीदारी करिए 39 के स्टॉप लॉस के साथ 100 रुपए के टारगेट के लिए। जी हाँ, एक तो ये अगर आप देखें ऑप्शन ये फ्यूचर्स की शीट में अपीयर हुआ था पॉलीकैब, उससे पहले एसआरएफ, जीएनएफसी और एक स्टॉक और देखिए आज ऑटो स्पेस में, और लिखा है ये अपोलो टायर्स। और अपोलो टायर्स एक लग रहा है, आई मीन
कि जिसे कहते हैं ना, आई मीन एक टिपिकल कंसोलिडेशन की जो एक्सरसाइज है वो पूरी कर चुका है, इस रेंज से बाहर निकलने की तैयारी कर रहा है। आशीष बहेती, आपका कितना कॉन्फिडेंस है अपोलो टायर्स पे? 277.30 और एक अच्छे मूव के बाद 303 तक का स्विंग, फिर नीचे आया, साइडवेज हुआ, कंसोलिडेट किया, कल के हाई को बाइसेक्ट करता हुआ एक टिपिकल रेंज ब्रेकआउट, एक टिपिकल स्लोपिंग डाउनवर्ड ट्रैजेक्टरी से बाहर निकल के आता हुआ स्टॉक। जी वीरेंद्र जी, काफी एक अच्छा कंसोलिडेशन किया है स्टॉक ने। आप पिछले करीब 12 से 15 दिनों का कंसोलिडेशन, और जिस हिसाब का कंसोलिडेशन है अब हम एंटिसिपेट कर रहे हैं कि एक मूव भी इसमें वापस बड़ा देखने मिल सकता है। तो करंट लेवल पे खरीदारी की सलाह रहेगी, लेकिन अगर ये पोजीशन 280 के बाद इसमें और अग्रेसिवली ऐड करने की सलाह रहेगी तो थोड़ा इन्वर्स पिरामिडिंग करना है। जरूर यहाँ करंट लेवल पे पोजीशन बनाए और 270 के करीब का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करे उस पोजीशन पे, और 280 के बाद निकल जाता है ये तो उस पर जरूर पोजीशन ऐड करें और 300 तक के टारगेट्स के लिए राइड करें इस रैली को। फिर 300 के लिए एक मौका अपोलो टायर्स में आशीष बहेती ने पकड़ा है। यहाँ पर अच्छा खासा मोमेंटम है। अच्छा, दो स्टॉक्स जिनकी हमने बात की थी, एक तो बाटा इंडिया जो शिल्पा का पिक था, इन्होंने 1860 का टारगेट दिया, 1840 के करीब वो स्टॉक ट्रेड करता हुआ, तो मोमेंटम अच्छा खासा है इसमें। एसआरएफ पर भी एक कॉल आया था, वो भी इस समय करीब 2 से 2.5% तक की तेजी के साथ कारोबार कर रहा है। पिडिलाइट तो सुबह से है ही तेजी में, इस उम्मीद में कि कुछ कैंडिडेट्स हैं जो एचडीएफसी को शायद आगे रिप्लेस करेंगे, उनमें से पिडिलाइट का नाम है। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं, मार्केट के एक्शन पर नजरें रहेंगी और आपको बताएंगे कि मार्केट में दरअसल एक स्पेसिफिक स्टॉक में चल क्या रहा है। और सुमित हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में, जो आपको बताएंगे क्या चल रहा है। बताइए सुमित, क्या चल रहा है? देखिए आज स्टॉक लेकर आया हूँ बायोकॉन, जहां पर मतलब सवाल ही बहुत आते हैं, तो उस सवाल के हिसाब से मैंने चुना उस स्टॉक को। साल के निचले स्तर पर, अदर मार्च 2020 के निचले स्तरों पर आ चुका है, तो 1.5 साल पौने 2 साल के निचले स्तरों पर स्टॉक पहुंच गया है। 290 इसका साल का लो था और वहां से भी ये नीचे और क्रैक कर गया। तो पहले आपकी स्क्रीन पर आएंगे वो रिटर्न्स जो कि स्टॉक ने पिछले कुछ समय में दिए हैं, मींस 3 महीने में, 6 महीने में, 1 साल में। नेगेटिव परफॉर्मेंस आपको हर तरफ से दिखाई पड़ेगी, चाहे 6 महीने में 25% के आसपास की वैल्यू इरोजन हो, 1 साल में रफली YTD में करीब 25-26% साफ हो चुका है और 30% के आसपास की गिरावट्स ने पिछले 1 साल के दौरान दी है। तो ये लगातार लार्जली अंडर परफॉर्मर के तौर पर रहा है। बहुत सारे कंसर्न, पहला कंसर्न तो कंपनी के जो लास्ट क्वार्टर के नंबर्स थे Q1 के, उनमें कंपनी की आय 28% ग्रोथ की बातचीत थी, 22-23% के आसपास आई, और मार्जिन भी हायर डबल डिजिट के आसपास का अनुमान था, लोअर डबल डिजिट में वो नंबर आता हुआ दिखाई पड़ा। तो दोनों ही साइड पे मार्जिन और आय के फ्रंट पर कंपनी के नंबर्स में कंसर्न था। तो वो पहला चीज़ जो कि बाजार ने उस समय ही नोट कर लिया, तभी 290 के आसपास इसने हिट किया था। उसके बाद जो कंपनी एक कैंसर बायोसिमिलर बिजनेस है, वो बिटवीन द लाइन उन्होंने कहा था कि उसकी डिमांड साइड पर थोड़ा सा एक सबड्यूड नंबर आता हुआ दिखाई पड़ रहा है और वो शायद गोइंग फॉरवर्ड प्रेशर देगा। ये उनकी एनालिस्ट कॉल से कॉन कॉल्स के अंदर भी बोला गया था। तो वो एक इम्पैक्ट कंपनी के स्टॉक में देखने को मिला। तीसरा, कंपनी ने एक डील की हुई है वाइट्रस डील को लेकर, जिसको लेकर कंपनी लगातार रकम जुटाने के ऊपर बातचीत कर रही है। इसी के मद्देनजर उन्होंने कुछ समय पहले एक ब्लॉक भी किया था 5.5% के आसपास का सिंजिन में, जो कि इनकी सब्सिडरी है। तो वो रकम जुटाने को लेकर मार्केट कंसर्न मान रही है कि गोइंग फॉरवर्ड कहीं बायोकॉन में कुछ स्टेक सेल ना आ जाए सिंजिन के बाद, अगर और रकम की जरूरत पड़ी तो शायद ये एक ओवरहैंग मार्केट में दिखाई पड़ रहा है। इसके अलावा रीसेंट डेवलपमेंट्स में 2 बड़े इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट, एक इनकी बेंगलुरु इकाई को 11 ऑब्जर्वेशन मिले और इनकी मलेशियन इकाई को भी करीब 6 ऑब्जर्वेशन मिले। कुछ आपत्तियों को वे एड्रेस कर रहे हैं, गोइंग फॉरवर्ड वहाँ पर बेटर होता हुआ दिखाई पड़ेगा, लेकिन ये सिचुएशन आगे की है, अभी तक की सिचुएशन ये है। ये 4-5 कंपनी के नंबर से रिलेटेड चीज़ें। अब एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट कि डिस्पाइट स्टॉक 30% इरोड हो चुका है अपने हायर लेवल से और ये लार्जली अंडर परफॉर्मर रहा है, उसके बावजूद भी स्टॉक अभी भी 40 के मल्टीपल पे कामकाज कर रहा है, जो कि इस कैटेगरी की सारी कंपनीज में हायर साइड पर है। पिछले 3 साल से लगातार डेट कंपनी की बढ़ रही है और ये और रकम उठा रहे हैं स्टेक सेल के बाद, तो वो एक और मार्केट कंसर्न मान रहा है कि शायद डेट को भी थोड़ा हायर साइड पर आता हुआ देखेंगे आने वाले कुछ तिमाही में भी। और उसके अलावा पिछले 5 साल में सबसे कमज़ोर मार्जिन पिछले साल कंपनी ने दिए थे 20-22% के आसपास के, और टीटीएम में उससे भी नीचे 18 से 19% के आसपास ब्रोकर्स मान के चल रहे हैं। तो मार्जिन्स वाला पार्ट भी वीक साइड पे है। तो ये कई सारे कंसर्न्स जो कि मार्केट ने शायद रीड कर लिए हैं, जिसके दम पे बायोकॉन ऑलरेडी इतना बीटन डाउन है। लेकिन जो एक रीसेंट रिपोर्ट मैंने पढ़ी, उन्होंने ये बात भी कही कि ये सारे कंसर्न मार्केट ऑलरेडी रीड कर चुका है, कुछ और नया नहीं आया, तो शायद यहाँ से डाउन साइड भी लिमिटेड ही रहेगा। तो उस लिहाज से आपको अपनी कॉल यहाँ पर लेनी होगी। सुमित, शुक्रिया आपका इसके लिए। ये है बात बायोकॉन की, और बायोकॉन में एक्चुअली एक चीज़ और हो रही है। एक पहले तो उन्होंने सिंजीन को ऑब्वियसली लिस्ट किया
उसके बाद जब बात हो रही थी कि शायद बायोकॉन बायोलॉजिस्ट को भी वो एक अलग से लिस्ट करेंगे, तो उसके बाद बायोकॉन में क्या बच जाएगा, वो सिर्फ एक होल्डिंग कंपनी बन के रह जाएगी। तो एक ये भी था कि शायद इसके लिए होल्डिंग कंपनी का भी एक डिस्काउंट बायोकॉन को मिलने लगेगा, वो एक कंसर्न थी यहाँ पर, जिसके कारण भी आपने हल्की सी यहाँ पर डिक्लाइन देखी थी। एक चार्ट चेक ले लें फिर इस पर। मानस, क्या भी हो बायोकॉन पर काफी अंडर परफॉर्म किया स्टॉक ने। बिल्कुल, देखिए एक बड़ी गिरावट देखने को मिली, लेकिन अब कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि यहाँ से एक छोटा सा बाउंस बैक देखने को मिलेगा और उस बाउंस बैक पे 20-डे मूविंग एवरेज कोई स्टॉक टेस्ट कर सकता है। तो केवल एक बाउंस बैक प्ले है, कोई बड़ा ट्रेंड रिवर्सल नहीं है, लेकिन एक बाउंस बैक के लिए 280 रुपए के टारगेट के लिए आई थिंक यहाँ पर एक चांस लेना चाहिए। करंट लेवल्स पे खरीदारी करिए, 260 के नीचे आपको स्टॉप लॉस रखना है और 280 रुपए के टारगेट सेट करने हैं। तो डिप पर शायद मानस कह रहे हैं खरीदारी का मौका रहेगा, लेकिन शायद जिन दिक्कतों पर सवाल सुमित ने उठाया है, मुझे बताइए आपकी राय क्या रहेगी। क्या करंट लेवल्स पर आप पोजीशन लेना चाहेंगे, कंसीडरिंग ये स्टॉक एक ग्रॉस अंडर परफॉर्मर रहा है? जी, ग्रॉस अंडर परफॉर्मर तो रहा है, और बायोकॉन की लिस्टिंग के बाद की हिस्ट्री भी आप देखें तो बायोकॉन यूजुअली ऐसे लॉन्ग टर्म जेस्टेशन प्रोडक्ट्स में जाते हैं जहां 2-3 साल लग जाते हैं उनको नंबर्स लाने में, और उस पीरियड में काफी वोलेटाइल मूवमेंट हो जाती है क्योंकि एक्सपेक्टेशंस हमेशा काफी हाई रहती है। अभी भी वियाट्रिस के डील वाला जो ओवरहैंग है वो मेरे हिसाब से सबसे बड़ा ओवरहैंग है जो सुमित ने बताया, क्योंकि उसकी वजह से डेट आ गया बुक्स में और प्रोडक्ट की फ्यूचर की अनसर्टेनिटी ऑब्वियसली रहती है। बट हमारा ये मानना है कि बायोसिमिलर स्पेस एक बहुत अट्रैक्टिव स्पेस है और सबसे ज्यादा ग्रोथ आपको आने वाले 5-7 सालों में वहीं से निकल के आनी चाहिए, और जो डेट है वो भी हमें नहीं लगता कि बहुत ज्यादा अनसस्टेनेबल लेवल पे है जिसकी वजह से इतना ज्यादा डाउनट्रॉड होना चाहिए। हमारे अनुमान के हिसाब से FY24 में आपको बहुत बढ़िया इंप्रूवमेंट नंबर्स में दिखना चाहिए, तो हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि 14-15 रुपए के जैसे आसपास की अर्निंग्स आनी चाहिए। वहां से आपको एक री रेटिंग ग्रेजुअली देखने को मिलेगी जैसे जैसे ये नंबर्स में इंप्रूवमेंट आता है। तो मुझे लगता है कि अगर किसी के पास है तो भी बने रहना चाहिए, और जो थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं वो भी नया निवेश कर सकते हैं। 350-400 तक के लक्ष्य मुझे लगता है स्टॉक में बिल्कुल पॉसिबल है। 350-400 के लक्ष्य, थोड़ा बहुत डिप्स पर इसका फायदा उठाया जाए। स्टॉक पर एक तरफा मंदी की राय जो बीच में आ रही थी उसका फायदा उठाकर हमारे जानकार कह रहे हैं कि शायद अब लेवल्स आ चुके हैं, तेजी शुरू हो। स्टॉक आपके सामने 1.5% ऊपर बायोकॉन। चलिए इस बीच फटाफट हमारे जानकारों को तैयार करते हैं जो आपको बताएंगे 4 का चौका। याद रखिएगा आज सस्ता ऑप्शन शिल्पा राउत दे रही हैं, एफएनओ का सुपरस्टार मानस जायसवाल देंगे, चार्ट का चमत्कार नीलेश जैन और मिड कैप फंडा शरद अवस्थी से लेंगे। तो पहले शिल्पा जी आपकी तरफ आ रहे हैं, बताइए इस समय का सस्ता ऑप्शन। सिटी यूनियन बैंक रहेगा। सिटी यूनियन बैंक में मोमेंटम वेरी स्ट्रांग है। एक बार 190 के ऊपर सस्टेन करता है फिर स्टॉक इंस्टेंटली आपको बहुत जल्दी 195 198 तक जाते हुए मिलेगा। तो इसका 195 कॉल ऑप्शन 3 रुपए 30 पैसा चल रहा है, तो वो मेरा आज का सस्ता ऑप्शन रहेगा। आपका स्टॉप लॉस जो रहेगा 1.8 रहेगा और टारगेट्स आपके रहेंगे 5.2 देन 6.3। ये फिलहाल आपके लिए सिटी यूनियन बैंक सस्ता ऑप्शन 195 का कॉल लेने की सलाह जो 3.25 पर है। 6 रुपए प्लस तक के गेंस यहां पर बनने के पूरे आसार हैं। ये है पहला ट्रेड। मानस, एफएनओ का सुपरस्टार ट्रेड। देखिए मेरी नजर है वो जाइडस पे है। जाइडस लाइफ की मैं बात कर रहा हूँ, जहां पर करीब 5-6 दिनों से हमने कंसोलिडेशन देखा है, लेकिन अगर उससे पहले के पैटर्न्स को देखिए तो एक शार्प रैली देखने को मिली। 350 से लेकर 426 तक स्टॉक ने रैली दिखाई थी। उसके बाद ही कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है, एक क्लासिक फ्लैग पैटर्न बन रहा है और आज के जो कैंडल है उसको देख के लग रहा है कि स्टॉक तैयार हो गया है फ्लैग पैटर्न के ब्रेकआउट के लिए। तो पोजिशनल बेसिस पे करंट लेवल्स पे खरीदारी करनी चाहिए। जाइडस लाइफ में स्टॉप लॉस रखिए 414 का और ऊपर की तरफ 435 के टारगेट सेट करिए। 30 के टारगेट के लिए एक मौका तेजी की तरफ। चार्ट का ये चार्ट्स के आधार पर एफएनओ का टॉप ट्रेडेड काउंटर फ्यूचर्स में अच्छी खासी तेजी बनाता हुआ दिखाई दे सकता है। 2-2.25% ऊपर 435 का ट्रेड। चलिए अब बारी चार्ट के चमत्कार की, और ये है फिलहाल नीलेश जैन की तरफ आता हुआ। बताइए नीलेश। बिल्कुल ऐसा है। देखिए कॉन्फिडेंस जो आ रहा है वो फाइनेंशियल्स में ही आ रहा है, चाहे वो बैंकिंग ले लो, पीएसयू बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक, एक काफी अच्छा मोमेंटम वहां बनता हुआ नजर आ रहा है। तो इंडसइंड बैंक ये पर्टिकुलर काउंटर हमारे रडार पे आया है। सबसे पहले ओपन इंटरेस्ट देखे तो यहाँ पे लगभग 4% का ओपन इंटरेस्ट इजाफा हुआ है। कहीं ना कहीं लॉन्ग साइड में बिल्डअप होते हुए नजर आ रही है पोजीशन। साथ ही साथ अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे देखें तो एक कंजेशन जोन यहाँ पे बनता हुआ नजर आ रहा है, जो एक सिमेट्रिकल ट्राइंगल जैसा फॉर्मेशन यहाँ पे डेवलप हो रहा है।
उस पैटर्न का ब्रेकआउट लगभग 1210 के ऊपर हमें देखने को मिलेगा। यहाँ पे हम प्रीएम करके चल रहे हैं कि हमें कल के ट्रेडिंग सेशन में ब्रेकआउट देखने को मिल जाना चाहिए। करंट लेवल पे इसे खरीद के चलना चाहिए। ऊपरी स्तर पर 1220 से 1240 तक के 2 टारगेट्स होंगे और करंट लेवल पे ले रहे हैं तो स्टॉप लॉस जो होगा 1175 के आसपास का होगा। 1220 के लिए मौका इंडसइंड बैंक में तेजी करने का फटाफट लेने की सलाह है। कल तक के लेवल जाने के आसार दिख रहे हैं। 1200 की तरफ बढ़ ही गया है वो काउंटर। अब चलते हैं मिड कैप फंडा के लिए शरद अवस्थी के पास। मिड कैप फंडा है एक्जो नोबेल। एज अ ग्रुप दुनिया की तीसरी सबसे लार्जेस्ट पेंट्स एंड कोटिंग्स इंडस्ट्री कंपनी है और कंपनी ने पिछले कुछ सालों में अपने डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को लगभग 50% से बढ़ाया है और 5000 टाउन्स में अपनी प्रेजेंस को एस्टैब्लिश किया है। इसके अलावा कंपनी जो 3 मेजर प्रोडक्ट्स पे काम करती है, अगर आप देखें तो डिफेंस में आपका ये शिपिंग की कोटिंग वगैरह में इनका काफी बड़ा योगदान रहता है। तो मरीन और प्रोटेक्टिव कोटिंग में काफी बढ़िया मेरे हिसाब से बिजनेस रहना चाहिए इनका। इसके अलावा ऑटोमोटिव में भी जैसा रैंप अप आ रहा है वहां से भी वापस बिजनेस काफी स्ट्रेंथन होना चाहिए। कंपनी ने कुछ फ्लोर रिलेटेड प्रोडक्ट्स में नया डाइवर्सिफिकेशन भी किया है, उसका भी फायदा कंपनी को मिलना चाहिए। हमारा ये मानना है कि अगले 2 साल में कंपनी की अर्निंग्स में लगभग 17-18% की CAGR रहनी चाहिए और विद इन पेंट्स शायद सबसे सस्ती अवेलेबल कंपनी है प्रीमियम ब्रांड्स में। तो हमारे अनुमान के हिसाब से FY24 में अर्निंग्स करीब 90 रुपए के आसपास रहनी चाहिए। तो 30 का मल्टीपल कंपनी को आसानी से मिल जाना चाहिए। तो 2700 रुपए के लक्ष्य के हिसाब से एक्जो नोबल। एक्जो नोबल कहा स्टॉक देखिए आज करीब 7% के गेन्स पर कारोबार करता हुआ, तो बहुत तगड़ी तेजी यहां पर देखने को मिल रही है और काफी दिनों बाद दरअसल इस तरह का मूव स्टॉक ने दिखाया है। आपके लिए एक बार फिर रिकैप कर लेते हैं फटाफट से वो 4 ट्रेड। सभी ट्रेड दरअसल तेजी की तरफ ही हैं। शुरुआत हमने की थी शिल्पा के साथ, जहां पर इन्होंने कहा सिटी यूनियन बैंक का दरअसल 195 वाला कॉल खरीदना है। 3 रुपए 25 पैसे पर, टारगेट इनका 6.5 रुपए है। फिर जाइडस लाइफ पर भरोसा है मानस का, ये एफएनओ का सुपरस्टार ट्रेड बन सकता है। 435 का टारगेट और 414 का आप स्टॉप लॉस लगाएंगे। चार्ट के चमत्कार में इंडसइंड बैंक 1210 और उसके आगे 1220 के टारगेट्स के लिए मौका तेजी का, स्टॉप लॉस 1175 पर। और एक्सो नोबेल जिसका जिक्र अभी शरद कर रहे थे, 6% भाग चुका है काउंटर, लेकिन अभी भी पोटेंशियल है कि यहां से आगे बहुत तगड़े रिटर्न्स दिखाएगा। तो ये है वो 4 ट्रेड्स जहां पर तगड़ा मोमेंटम। आपने अंबुजा सीमेंट की बात की थी, एक बार जरा इसको वापस रिविजिट कर लेते हैं अंबुजा सीमेंट को। मैसिव मूव इस समय अंबुजा सीमेंट में आ रहे हैं, करीब 4% ऊपर इस समय स्टॉक अंबुजा सीमेंट का। और ये देखिए इसमें ऊपर से अच्छी खासी करेक्शन हुई थी। आई थिंक 585 का इसका हाई था। ऑफ कोर्स रैली स्टार्ट हुई थी करीब 280 से, लेकिन अब इसके अलग डायनेमिक्स हैं स्टॉक के और वहाँ पे अब लोअर लेवल से अच्छी खासी इसमें एक बाइंग आप देख रहे हैं अंबुजा सीमेंट में। और इस पर एक कॉल भी थी अंबुजा सीमेंट के अक्टूबर फ्यूचर्स में 545 का स्टॉक और टारगेट 560 का। जबरदस्त मूव इस समय इस स्टॉक में आता हुआ। इनफैक्ट इसने तो अल्ट्राटेक में भी नई जान भर दी है, दालमिया में भी। हाँ, और दालमिया में भी। हाँ। तो एक तरफ हम बात कर रहे थे कि कैसे श्री और हाइडलबर्ग की हालत खस्ता हो गई थी नंबर्स के बाद। आप देखिए अब बाकी स्टॉक्स में तगड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है। अल्ट्राटेक आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा, इस समय करीब 1% ऊपर। ये काउंटर वैसे सुबह में काफी ठंडा था और यहाँ पर एक पुल अप देखने को मिला है। ये भी एक स्टॉक जिसमें हरकत देखने को मिल रही है। वीरू, आपके रेडार पर कोई और ट्रेड है? जी हर्ष, कुछ देर पहले जैसे कि हम केमिकल में बात कर रहे थे, टाटा केमिकल्स के मैंने ओआईएशंस पे आपको प्रकाश डाला था। टाटा केमिकल में क्या जरा एक बार टिक बाय टिक चार्ट लेके आएंगे। 4.3% ओआईएशन, स्टॉक डे हाई पर है और ये देखिए 1160 हो गया बात करते करते। आशीष बहती जी की इस पर बहुत अच्छी पकड़ है। आशीष बहती जी, अगर आपने ऑप्शन शीट पे थोड़ा सा फोकस किया हो, जरा एक बार देखिएगा, यहाँ पे टाटा केमिकल सबसे बड़ा आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रैक्ट खड़ा है इसकी 1200 की कॉल में। 1373 कॉन्ट्रैक्ट्स खड़े हैं, जिसमें से लगभग आप समझ लीजिएगा कि 41 कॉन्ट्रैक्ट आज घटे हैं। स्लाइटली आउट ऑफ मनी, कॉल राइटर्स बैकफुट पे हैं। स्टॉक डे हाई की ट्रैजेक्टरी में, ऑल दो अभी 1159 पे ट्रेड कर रहा है। अभी 1172 एक बड़ा क्रिटिकल सप्लाई जोन है। प्रीएम्प्ट करना चाहेंगे आप इस स्टॉक को, टाटा केमिकल को? कोई ऑप्शन की या फिर फ्यूचर्स की रणनीति आपकी इस स्टॉक पे? दोनों से ही सलाह रहेगी खरीदने की। टाटा केमिकल में अगर किसी को ऑप्शन के थ्रू करना है तो 1180
में के कॉल में पोजीशन बनाने की सलाह रहेगी। 25 रुपए के करीब चल रहा है। जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है इसमें वो करीब करीब 20 रुपए का, और हमें लगता है कि इसमें 35 तक के टारगेट्स देखने मिल सकते हैं। अगर किसी को कैश में लेना है तो भी बहुत अच्छा स्पॉट है। जिस हिसाब से आज 20 डेमा पे स्लिप हो गया था, लेकिन वहीं से बेस बना के इसने एक वापस बाउंस बैक दिया है, तो कैश में भी खरीदारी किया जा सकता है। स्टॉक 1135 का ही एक एसएल मेंटेन करना, जो कि इसका 20 डेमा है, और हमें लगता है कि इसमें जल्दी 1200 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। तो दोनों में पोजीशन बनाई जा सकती है इसमें। अब एक काम करते हैं, अब कुछ रिजल्ट प्रीव्यूज कर लेते हैं। मिड कैप आईटी में 2 नंबर्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं, एलएनटी टेक और केपीआईटी। आशीष दोनों पर व्यूज देंगे। आशीष, जहां तक लार्सन एंड टुब्रो टेक्नोलॉजी सर्विसेज की बात है, जो सीएनबीसी आवाज का अनुमान है वो कहता है कि डॉलर आय में करीब 3% और उसके सामने कांस्टेंट करेंसी में 4.5% क्यू ऑन क्यू का उछाल देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि जो पिछली लार्ज डील जीती थी, अब उसके रैंप अप करने का समय, इसके एग्जीक्यूशन का समय, उसका फायदा इस कंपनी को मिलेगा। मार्जिन में 70 बेसिस पॉइंट्स का डिक्लाइन आएगा तिमाही दर तिमाही, और मार्जिन सिर्फ इसलिए गिरेंगे क्योंकि कंपनी ने वेज हाइक्स लिए थे, कर्मचारियों के वेतन बढ़ाए थे। बाकी के आंकड़े आपकी स्क्रीन पर आएंगे। नजर कहां रखनी है? एलटीटीएस जो है वो जो गाइडेंस देता है डॉलर टर्म्स में देता है। लास्ट गाइडेंस थी इस पूरे फाइनेंशियल ईयर की 13.5 से 15.5% की ग्रोथ की। अब क्योंकि जिस तरह के करेंसी मूव्स आए, स्ट्रीट को डर है कि ये डॉलर गाइडेंस डाउनवर्ड रिवाइज कर दी जाएगी। हालांकि ब्रोकरेजेस डिवाइडेड है। कोटक कह रहा है कुछ नहीं करेंगे गाइडेंस के साथ, पर अचीव लोअर एंड करेंगे 13.5%। सीएलएसए कह रहा है कि शायद गाइडेंस बैंड को 13.5 15 वाले को 50 बेसिस पॉइंट्स रिड्यूस कर दिया जाएगा 13 से 15%। तो ये परफॉर्मेंस और खासतौर पे गाइडेंस पे नजर रहेगी। ऐसे ही केपीआईटी की कहानी है। केपीआईटी 7% की कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ अच्छी होगी क्योंकि इनऑर्गेनिक इनिशिएटिव्स कर रहे हैं। 7% ग्रोथ आएगी, पर उसके सामने डॉलर आय केवल 3.5% बढ़ेगी। और ये पिछले क्वार्टर में भी सिमिलर हुआ इसीलिए क्योंकि इसकी मेजॉरिटी रेवेन्यूज यूरोप से आते हैं, यूके से आते हैं, और 40% इसमें येन जोड़ दीजिए तो ऑलमोस्ट 50% रेवेन्यूज इन करेंसी से आते हैं। और यहां पे डिप्रिसिएशन का खासा इंपैक्ट केपीआईटी के परफॉर्मेंस पे। यहां पे भी गाइडेंस पे नजर 18 से 21% गाइडेंस की बात करी गई थी इस साल के लिए, पर इन्होंने हाल में एक जर्मन कंपनी टेक्निका का एक्विजिशन करा था, उसको कहा जा रहा है अक्टूबर में कंज्यूमेट कर लिया जाएगा। तो 5 महीने में किस तरह की परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उसके चलते गाइडेंस शायद अपवर्ड राइज हो। पर ध्यान रखिएगा टाटा एल्क्सी के नंबर्स में क्या दिक्कत आई यूरोप को लेकर। अब नई अपॉर्चुनिटीज धीमी पड़ रही हैं, कस्टमर्स कॉशियस हैं, और टाइम टू क्लोज डील्स इन यूरोप उसमें अब ज्यादा और समय बढ़ता चले जा रहा है। केपीआईटी का भी सिमिलर एक्सपोजर है यूरोप से, ऑटो कंपनी से, तो इसीलिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा इनकी कमेंट्री, इनकी गाइडेंस। आशीष शुक्रिया आपका। तो एलएनटी टेक और केपीआईटी दोनों पर ध्यान रखिए। एलएनटी टेक में खास तौर से जो डॉलर गाइडेंस वो देते हैं उसमें अगर वो कोई डाउनवर्ड रिवीजन कर रहे हैं कि नहीं, उस पर ध्यान देंगे। चलिए अब मार्केट बिग वॉइस में हमारे साथ जुड़ रहे हैं कंप्लीट सर्कल के मैनेजिंग पार्टनर और सीआईओ गुरमीत चड्ढा। गुरमीत, गुड आफ्टरनून। सबसे पहले तो शायद सीएनबीसी आवाज़ पर तो मेरा आपके साथ पहला इंटरेक्शन है, तो उसके लिए शुक्रिया। और बताइए किस तरीके से देख रहे हैं आप इस समय जो मार्केट में मूवमेंट्स आ रहे हैं उसको। अनुज, बहुत बहुत बधाई आपको सीएनबीसी आवाज पे जो आपने अभी पद संभाला है, वेरी वेल डिजर्व। और अच्छा लग रहा है आपसे बात करके हिंदी में थोड़ी। तो मुझे लगता है मार्केट में जो अपना पहले भी बात हुआ है अनुज की, हम हमेशा आउट परफॉर्मेंस को ये सोचते हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा जब ग्लोब गिर रहा है। आई थिंक इंडिया का आउट परफॉर्मेंस जारी है। नैस्डैक लगभग 32-33% डाउन है, S&P 500 25% डाउन है, मेजर यूरोपियन इंडेक्सेस करीबन 20-25% डाउन है। चाइना हमने देखा ही है पिछले 2 साल से बहुत वेल डिस्ट्रॉय हुआ है। आई थिंक निफ्टी अगर आप देखिए 17,500 से साल चालू हुआ था, हम लगभग शायद फ्लैट है या मे बी 1-2% नीचे, बट बाजार थोड़ा पेन हाइड भी कर रहा है। तो जहां पे तकलीफ है, जो भी बिजनेस ग्लोबली ज्यादा लिंक्ड है जैसे आईटी है, आपको अक्रॉस द बोर्ड 20-25-30% करेक्शन देखने को मिला है। बड़े स्टॉक्स जैसे टीसीएस में हमने
25% करेक्शन देखा है, इन्फोसिस में देखा है, HCL और टेक महिंद्रा में लगभग 30-35% करेक्शन देखा है, मिड कैप आईटी में देखा है। सिमिलरली कमोडिटी प्रोड्यूसर्स में है, तो जहां पे तकलीफ है, जहां पे इंटरलिंकेज ग्लोबल ज्यादा है, वहां पे प्राइस करेक्शन ज्यादा हुआ है और मिरर कर रहा है जहां नैस्डैक को जैसे टेक्नोलॉजी के केस में, और जहां पे थोड़ा डोमेस्टिक कंजम्पशन ओरिएंटेड है, जहां डोमेस्टिक फैक्टर स्ट्रांग है, जैसे कंजम्पशन है या बैंक्स हैं, इंडियन बैंक्स हैं, वहां पे हमें रेजिलियंस देखने को मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि हम मार्केट एक क्लासिक स्टॉक पिकर मार्केट है, जब आपको खाली इंडेक्स नहीं देखना है और बहुत ज्यादा मैक्रो से के नॉइज को ध्यान नहीं रखना है। थोड़ा इम्पैक्ट इंडिया पे भी आएगा अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ते रहे तो, बट आपको इंडिविजुअल अपॉर्चुनिटीज पे ज्यादा ध्यान देना है। तो अगले 2-3 महीने अच्छा समय अगर आपके पास अच्छे स्टॉक्स का एक पोर्टफोलियो बनाने का। चलिए अब एक इमेज लेकर आते हैं गुरमीत की, और हर्षिता, गुरमीत के बारे में 1-2 चीज़ है कि एक तो काफ़ी बड़े फूडी हैं वो, और काफ़ी फोटोज़ डालते रहते हैं, खासकर छोले भटूरे का इनका। तो एक तरफ छोले भटूरे और एक तरफ मैराथन रनर। टिपिकल पंजाबी जैसे कहते हैं ना, माँ कहती है कि बेटा खा अच्छे से लेकिन कसरत कर उसके बाद। तो वही वाला हिसाब है। क्यों गुरमीत, सही कह रहा हूँ? मोटिवेशन छोले भटूरे है ताकि आप रेगुलरली खा सके, इसलिए भागता रहता हूँ। छोले भटूरे खाएंगे तो फिर मैराथन करनी पड़ेगी एक्चुअली, और या तो मैराथन करके आएंगे तो छोले भटूरे दबा के खाएंगे। गुरमीत, वो सेशन हुआ क्या इस मैराथन के बाद? बिल्कुल, इनफैक्ट सीधा वहीं गए थे। ये रेस जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम पे खत्म हुई थी, और जो कि लाजपत नगर के काफी नजदीक है, जो एक साउथ दिल्ली का छोले भटूरा हब है। अच्छा गुरमीत, ये छोले भटूरे और मैराथन के चक्कर में मैं आपसे पूछना ये चाहती हूँ, क्या आपने एक ऐसा ट्रेड आइडेंटिफाई किया है जो बहुत तगड़ी विनिंग मैराथन रेस दिलाएगा, जीतेगा, और उतना ही मजा देगा जितना आपको शायद छोला भटूरा का एक पूरी प्लेट खाने में मिलता है? मुझे काफी सारे पॉकेट्स ऐसे लगते हैं इंडिया में जहां काफी वेल्थ क्रिएशन हो सकता है। हर्षदा, आप देखिए, मुझे मैन्युफैक्चरिंग में बहुत समय बाद बहुत अपॉर्चुनिटीज देखने को मिल रही हैं। केमिकल्स में है, इलेक्ट्रॉनिक्स में, डिफेंस में। डिफेंस मुझे लगता है इंडिया काफी बड़ा हब बन सकता है इमर्जिंग मार्केट्स और डेवलपिंग इकोनॉमीज के लिए, प्रोक्योरमेंट के लिए, और डोमेस्टिक भी। हम सिर्फ अभी टॉप इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स को देख रहे हैं। आई थिंक नीचे भी काफी अपॉर्चुनिटी आएगा। आप जैसे जैसे इंडिजिनाइजेशन बढ़ेगा, मैं कुछ डेटा देख रहा था, जैसे आर्मी में ये नंबर अब 70 का 86% होने वाला है इंडिजिनाइजेशन। एयरफोर्स में लगभग 50 से 70% की तरफ जा रहा है, और ये काफी सेकुलर ट्रेंड है। तो एक कंपनी है जो एक्चुअली केमिकल प्लस डिफेंस दोनों है, जिसे मैंने काफी कवर किया है, अनुज से भी काफी चर्चा की है। सोलार इंडस्ट्रीज है, इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव्स से वो उन्होंने उनकी डिफेंस ऑर्डर बुक काफी स्ट्रांग होती जा रही है, चाहे वो हैंड ग्रेनेड्स हैं, चाहे वो रॉकेट एम्यूनिशन है, एरियल कमांड सेंटर है। कुछ स्टार्टअप्स में भी पैसा लगाया उन्होंने, और स्टॉक ने अभी पीछे नया हाई बनाया था इस मार्केट में, 4200 के आसपास उन्होंने नया हाई बनाया था। तो ये एक हमारे पोर्टफोलियो में है। हम HAL और BL को भी ट्रैक कर रहे हैं। केमिकल्स में हमें लगता है कि ये चाइना +1 के साथ काफी, यूरोप +1 काफी बड़ी अपॉर्चुनिटी प्ले हो रही है। टाटा केमिकल्स की अभी पीछे किसी एक्सपर्ट थे आपके पैनल में चर्चा कर रहे थे, 16-17 टाइम अर्निंग्स पे है, तो वैल्यूएशन बहुत रीजनेबल है। सोडा ऐश का ग्लोबली टॉप 3 प्लेयर्स में है। आप देखिए, कोई नई ग्रीनफील्ड कैपेसिटी नहीं आएगी 2025 से पहले, और एंड यूजर डिमांड जो जिसे हम कहते हैं, जैसे ग्लास है, डाइज है, इंटरमीडिएट से काफी स्ट्रॉन्ग है। सोडा ऐश की इंग्रेडिएंट है ग्लास का, तो हमने देखा है कि ऑटोमोटिव और इंफ्रास्ट्रक्चर डिमांड स्ट्रांग है। सोलर गैस पे भी काफी फोकस है गवर्नमेंट का, और वो नई केमिस्ट्री पे, जिसे हम ग्रीन केमिस्ट्री कहते हैं, उस पर भी जा रहा है, जो ईवी रिलेटेड है और बाकी है। तो दीपक है, तो हमारे पोर्टफोलियो में है कुछ केमिकल रिलेटेड स्टॉक्स। और इलेक्ट्रॉनिक्स में आप देखिए, मुझे लगता है इंडिया, एक JP मॉर्गन का रिपोर्ट है कि 15% आईफोन 2025 तक जो वर्ल्ड यूज करेगा वो इंडिया में बनेंगे। मोबाइल एक्सपोर्ट्स हमारा $1 बिलियन क्रॉस किया है। तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मुझे लगता है मैन्युफैक्चरिंग में है, जहां पे अभी शायद जर्नी स्टार्ट हुई है। बीच में हिकअप्स आएंगे, क्योंकि क्योंकि आप ग्लोबली इंटरलिंक्ड हैं, बट उस वोलेटिलिटी को आपको अच्छे से यूज करना है। और शायद यूज़र्स भी इंडिया में काफ़ी बढ़ रहे हैं एप्पल के, आईफोन के। बाय द वे, बात करते करते बैंक निफ्टी 600 पॉइंट ऊपर अब इस समय 39,906।
तो अब 40,000 की ट्रेजेक्टरी से सिर्फ 90 पॉइंट दूर रह गया ये, और इसलिए क्योंकि सुबह आज 39,500 जैसे क्रॉस हुआ, ऐसा लग रहा था कि अब 39,500 से 40,000 में कोई मेजर रेजिस्टेंस था नहीं बैंक निफ्टी में, तो अब 40,000 का लेवल यहाँ पर आ गया है। अब देखना होगा यहाँ से 40,000 से और कितना ऊपर हम जाएंगे। गुरमीत, एक बैंक निफ्टी को लेकर जब भी बात होती है तो हम बात करते हैं कि ICICI बैंक और SBI ने बहुत सपोर्ट किया है, लेकिन थोड़ा सा बैंक निफ्टी को प्रॉब्लम देता है कोटक और HDFC बैंक। ऑफ लेट थोड़ी सी वहाँ पर भी हम हरकत देख रहे हैं, क्या व्यू है आपका यहाँ पर? थोड़ा सा अंडर परफॉर्मेंस अनुज सरप्राइजिंग है, स्पेशली HDFC का। मुझे लगता है कि मैं देख रहा था 2018 में उनका जो प्रॉफिट था 18,000 करोड़ था। इस साल का कंसोलिडेटेड प्रॉफिट 37,000 करोड़ है, और भाव शायद 5 या 10% ही बढ़ा है पिछले 3-4 साल में। तो काफी बड़ा टाइम करेक्शन हुआ है, उसके कारण भी रहे, लीडरशिप चेंज था, RBI का बैन था। मुझे लगता है कि HDFC और कोटक को भी प्रीमियम मिलता था हाई क्रेडिट ग्रोथ और एसेट क्वालिटी का, वो थोड़ा सा ICICI की तरफ शिफ्ट हुआ है। तो ICICI ने ना केवल क्रेडिट ग्रोथ में मैच किया है, HDFC को हम कई बार सिर्फ एडवांस ग्रोथ देखते हैं, उन्होंने डिपॉजिट ग्रोथ पे भी काफी मैच किया है। अगर मैं ICICI बैंक को काफी नजदीक से ट्रैक करता हूँ, बहुत सारे मेरे मित्र वहां काम करते हैं, उनके मेट्रिक्स अगर आप देखेंगे तो एक वो मेट्रिक निकालते हैं सेविंग अकाउंट पर ब्रांच, करेंट अकाउंट पर ब्रांच, क्योंकि अभी बैंक क्रेडिट ग्रोथ 16% है और डिपॉजिट ग्रोथ लैग कर रही है, तो ये अब लाइबिलिटी वॉर आपको शायद देखने को मिलेगा। HDFC का भी मर्जर हो रहा है, IDFC भी अपने बल्क डिपॉजिट से रिड होना चाह रहा है, तो एक तरीके का लाइबिलिटी कासा वॉर आपको बाजार में बैंक्स में देखने को मिलेगा इस क्रेडिट ग्रोथ में। तो ICICI बैंक का सेविंग अकाउंट पर ब्रांच 66 करोड़, कासा मिक्स उनका 48% है, वही ट्रांसलेट कर रहा है NII ग्रोथ में, रिटेल लेंडिंग ग्रोथ में। मैं उनकी SME और कॉर्पोरेट बैंकिंग बुक देख रहा था जिसमें वो डिजिटल इनिशिएटिव्स कर रहे हैं, वो लगभग 30% से बढ़ रही है, 11% हो गई ओवरऑल लोन ग्रोथ की, तो काफी ग्रैनुलर इंप्रूवमेंट देखने को मिला। तो इसलिए वो जो प्रीमियम मिलता था 4-5 बुक का, वो थोड़ा सा स्प्लिट हो गया, इसलिए पहली बार शायद HDFC ICICI सेम प्राइस बुक मल्टीपल पे, तो इस वजह से मुझे लगता है थोड़ा सा अंडर परफॉर्मेंस, बट वापस आएगा। HDFC के नतीजे बहुत अच्छे रहे हैं, हमें क्रेडिट ग्रोथ के अलावा, जैसे मैंने बोला, मैं लाइबिलिटी को ज्यादा ध्यान दे रहा हूँ। उन्होंने लगभग 3 करोड़ नए लाइबिलिटी रिलेशनशिप्स ऐड किए पिछले साल, और पिछले क्वार्टर करीबन 70 लाख नए लाइबिलिटी रिलेशनशिप ऐड किए, तो वो आपको देखने में मिलेगा। और मुझे लगता है जब ये मर्जर का ओवरहैंग थोड़ा दूर हो जाएगा, थोड़ा क्लैरिटी आ जाएगी कि MSCI इंडेक्स में मर्ज एंटिटी का पार्टिसिपेशन है कि नहीं, जैसे ही उन्होंने गाइड किया कि शायद पहले क्वार्टर तक हो जाएगा, पहले वो सेकंड या थर्ड क्वार्टर बोल रहे थे अगले साल का, तो मुझे लगता है एक बार वो मर्जर का ओवरहैंग दूर होगा तो शायद आपको परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। बट कोर बैंक का स्ट्रॉन्ग है, और मुझे लगता है कि जितना टाइम करेक्शन होगा उतना ज्यादा शायद आपको बाद में प्राइस मूवमेंट देखने मिलेगा। अभी लीडरशिप जो है वो क्लियरली ICICI के पास, क्लियरली ICICI बैंक के पास वो लीडरशिप, और देखते हैं ICICI बैंक इस सैटरडे को जो अपने नतीजे डिलीवर करता है उसमें कितनी और तेजी बनती हुई दिखाई देगी। अच्छा, क्योंकि आपने वो MSCI इंडेक्स की बात की, अब ये भी चर्चा हो रही है कि इस विलय के बाद HDFC निफ्टी से बाहर होगा और उसके लिए फिर उसकी जगह कोई और कंपनी लेगी। अब चर्चा में पिडिलाइट जैसे स्टॉक्स की बात हुई, और पिडिलाइट का स्टॉक हमने देखा भरपूर तेजी आज के सत्र में दिखा रहा है। अंबुजा सीमेंट है, टाटा पावर जैसे नाम यहाँ पर निकल कर आए हैं। इनमें से कोई स्टॉक जहां पर आपको अदर देन द फैक्ट कि शायद ये निफ्टी का हिस्सा बन सकते हैं, जहां पर ज्यादा कॉन्फिडेंस है इनके बिजनेस को लेकर और आगे के आउटलुक को लेकर? गुरमीत, तो काफी सारे बिजनेसेस हैं। मैं खाली सीमेंट पे तो खैर इतना, अंबुजा 20 एबिटा बाय ईवी के मल्टीपल पे है, मुझे पता नहीं इतना मल्टीपल देना चाहिए जस्ट बिकॉज ओनरशिप चेंज हुआ है, बट ओवरऑल मैं बिल्डिंग मटेरियल को लेके काफी पॉजिटिव हूँ, चाहे वो पिडिलाइट है, चाहे वो पॉलीकैब है, चाहे वो टाइल मेकर्स हैं, सैनिटरी मेकर्स हैं। ओवरऑल मुझे लगता है हाउसिंग डिमांड एक स्ट्रक्चरल शिफ्ट है, और हमारे दोनों डिस्क्रिशनरी एक्सपेंडिचर जो इंडिया में सबसे बड़े हैं, घर और गाड़ी, दोनों में हमें अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। टाटा पावर हमें अच्छा लगता है, हमारे पोर्टफोलियो में भी है, हमने निवेश किया। तो एक वो जो ट्रेडिशनल कंपनी होती थी पावर जनरेशन ट्रांसमिशन की, उससे एक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है टाटा पावर में। आपको ध्यान होगा 40-50 रुपए का शेयर काफी समय तक था, जब से लीडरशिप चेंज हुआ, नए चेयरमैन आए टाटा सन्स के, काफी हमने चेंजेस देखे। आज सोलर EPC ऑर्डर बुक उनकी करीबन 12,000 करोड़ की है। EV चार्जिंग में लगभग 45%
मार्केट शेयर है। तो एक न्यू एनर्जी का इकोसिस्टम बना रहे हैं। उनका क्लियर गोल है कि FY25 में और FY30 में उनका कितना क्लीन एनर्जी का पोर्टफोलियो होना चाहिए। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिल रहा है हमें एक ट्रेडिशनल सेक्टर में जो कि मुझे लगता है और वैल्यू अनलॉक कर सकता है। उन्होंने अपने रिन्यूएबल बिजनेस में अभी इन्वेस्टमेंट्स भी आई उनको ओवरसीज, मुझे लगता है उसमें और वैल्यू अनलॉक होने का है। तो ये मुझे लगता है एक अच्छा स्टॉक है जो लंबे समय में अच्छा कर सकता है निवेशकों के लिए। ओके, काफ़ी तेज़ी एक्चुअली मार्केट में इस समय बिल्कुल रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। बैंक निफ्टी तो खास तौर से, और निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स वो भी इस समय काफ़ी तेज़ इस समय ऊपर की तरफ जाता हुआ, और 2-3 और स्टॉक्स, मारुति में एक अच्छा खासा करंट है। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक को लेकर आइए, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में भी अच्छी खासी बाइंग, और इंडसइंड बैंक भी इस समय हाई पॉइंट पर जाता हुआ। गुरमीत, आईटी में इस समय आप कोई सेलेक्टिव बेट्स ले रहे हैं क्या, और मिड कैप आईटी में खास तौर से, क्योंकि यहाँ पर आज हमने सुबह टाटा एलेक्सी के नतीजे देखे और थोड़ा सा मार्केट निराश हुआ उससे। यहाँ पर टॉप पिक्स क्या होंगी? अनुज, टाटा एलेक्सी अभी भी करेक्शन के बाद 65 अर्निंग मल्टीपल पे है। अगर आप और बाजार को आदत होगी थी 7-8% कॉन्स्टेंट करेंसी ग्रोथ की, तो जैसे ही उसमें मॉडरेशन होगा, मार्जिन डिप होगा, थोड़ा करेक्शन होना भी चाहिए। हम कई बार जस्टिफाई करने लग जाते थे मिड कैप आईटी को, नया एफएमसीजी कह रहे थे, तो थोड़ा वो मुझे लगता है थोड़ा ये करेक्शन हेल्दी है। हम बड़ी कंपनीज में इन्फोसिस खरीद रहे हैं। मुझे लगता है कि उन्होंने एक तो गाइडेंस बढ़ाया है, दूसरा मुझे लगता है जो डिजिटल स्पेंडिंग है, बहुत सारी कंपनीज में डिफरेंशिएशन देखने को मिलेगा आपको। उन्होंने वर्टिकल वाइज बताया कहाँ पे उनको थोड़ा सा बैंकिंग में वीकनेस है, अदरवाइज जो उनका रिटेल है, सीपीजी है, लाइफ साइंसेज है, सब में तेजी थी। गाइडेंस उन्होंने बढ़ाया है, थोड़ा मार्जिन प्रेशर है, वो है, तभी स्टॉक भी नीचे है। जैसा मैंने बोला, हमें HCL टेक अच्छा लगता है, 14 के अर्निंग मल्टीपल पे मिल रहा है। अच्छी 75% उनकी पॉलिसी आ गई है कैश फ्लो रिटर्न करने की थ्रू डिविडेंड एंड बायबैक। आगे मुझे लगता है इसमें कुछ वैल्यू अनलॉकिंग भी होनी चाहिए उनके सॉफ्टवेयर बिजनेस में, और अच्छा गाइडेंस दिया है उन्होंने भी। और मिड कैप में मुझे माइंट्री के नतीजे बहुत अच्छे लगे। लगभग 7वां क्वार्टर है जब उन्होंने 5% से ज्यादा कॉन्स्टेंट करेंसी में ग्रोथ किया है। डील ट्रैक्शन बहुत अच्छा था, उनका जो डिपेंडेंस है एक बड़े अकाउंट पे वो कम हुआ है, और हर बकेट पे लेबल्स ऐड हो रहे हैं पिछले 1 साल में। केपीआईटी के नतीजे आने चाहिए, जब से वो जर्मन कंपनी उन्होंने उनकी न्यूज आई है, थोड़ा सा स्टॉक में भी तेजी है। बट ये एक स्पेशलाइज्ड प्ले है, ये सॉफ्टवेयर सर्विसेज देता है मोबिलिटी कंपनीज को, पावर ट्रेन में, विजन में, कनेक्टिविटी में काफी जगह, और लगभग टॉप 21 क्लाइंट्स इसके जो है वो 84-85% रेवेन्यू देते हैं। तो बड़ा स्पेशलाइज्ड ईआरडी प्ले है। तो अगर मुझे लगता है थोड़ा शायद प्रॉफिट टेकिंग बीच में आ सकता है, बट ये भी हमारे कोर पोर्टफोलियो का हिस्सा है। ओके, तो ये कुछ स्टॉक्स जिन पर नजरें होंगी, और ऑफ कोर्स कल केपीआईटी टेक्नोलॉजी के नतीजों से पहले स्टॉक आज 0.5% ऊपर है। गुरमीत, आपने पहले भी मेंशन किया है सीएनबीसी आवाज के साथ चर्चा में कि जब ऑटो की बात करते हैं तो वो एसयूवी स्टोरी बहुत मजबूत हो रही है, जिसमें मारुति अब काफी अग्रेसिव होने लगा है बाकियों को टक्कर देने के लिए। लेकिन टू व्हीलर साइड पर आप क्या सेंस कर रहे हैं? बजाज के हमने नंबर्स देखे, वहां पर मैनेजमेंट कहता है कि फेस्टिव सीजन में डिमांड थोड़ी सी नर्म है, हालांकि सितंबर का महीना जुलाई अगस्त की तुलना में थोड़ा सा बेहतर रहा। इस बारी फेस्टिव सीजन में एट द मोस्ट 1 सिंगल डिजिट ग्रोथ देखने को मिलेगी। क्या अभी भी आपको लग रहा है यहाँ पर थोड़े से काले बादल है, समय लगेगा वो अच्छी रिकवरी आने के लिए? मैं अग्री करता हूँ आपसे थोड़ा सा, क्योंकि ये रूरल इकोनॉमी से ज्यादा लिंक्ड है, टू व्हीलर और ट्रैक्टर दोनों। तो वहां पे अभी भी सॉफ्टनेस है, और हालांकि बजाज के नतीजे बेहतर आए उम्मीद से, उनका मार्जिन भी मेंटेन हुआ है, 10,000 करोड़ से ऊपर का टॉप लाइन है। आप देखिए उनका मार्केट शेयर भी लगभग 21% है, इसका मतलब मार्केट शेयर गेन किया है उन्होंने। एक्सपोर्ट्स में उतनी वीकनेस नहीं है जितना हमें लग रहा था शायद देखने को मिलेगी, जो हमने उथल पुथल देखी है ग्लोबल मार्केट्स में। बट मुझे ऐसा लगता है कि टू व्हीलर स्टॉक्स में अगर आप देखें पिछले 4-5 साल में कोई खास रिटर्न आया नहीं है, चाहे वो टीवीएस को अगर आप कर लें, टीवीएस में आई थिंक थोड़ा सा हमने देखा है कि उन्होंने अपना डेट कम किया है, प्रीमियमाइजेशन अच्छा प्ले किया है, एक्सपोर्ट्स अच्छा कर रहे हैं, कैपिटल एलोकेशन पॉलिसी इंप्रूव हुई है, तो वहां थोड़ा सा स्टॉक ने बेटर किया है। मुझे लगता है अभी भी हमें पीवीज पे और बाकी ऑटो एंसिलरीज पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, जहां पे डिमांड एकदम सामने है। जैसे M&M है, थोड़ा भी हमें करेक्शन भी देखने को मिला है, और एसयूवी में क्लियर लीडरशिप देखने को मिल रही है,
मुझे लगता है वापस 24-25% मार्केट शेयर उनका आपको एसयूवी में दिखेगा। लगभग 5 सक्सेसफुल लॉन्चेस उन्होंने किए हैं। ईवी का लॉन्च जो नंबर्स में आएगा शायद अगले साल से देखने को मिलेगा, और वो जो वैल्यूएशन है ईवी का वो अभी पूरे प्राइस में नहीं है जैसा बाकी कंपनीज में आया है। उसके अलावा ट्रैक्टर बिजनेस भी सेकंड हाफ में इंप्रूव होना चाहिए, जहां उनका मार्केट शेयर लगभग 42% है और मार्जिन भी करीबन 18% है। तो मुझे M&M प्रायोरिटी में हमारे पोर्टफोलियो में मुझे M&M और मिंडा जो कि एक ऑटो एक्सेलरी है वो हमारे पोर्टफोलियो में। गुरमीत, थैंक यू सो मच और हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये सारे आइडियाज़ रखने के लिए। तो ये कंप्लीट सर्कल से गुरमीत चड्ढा। थैंक यू सो मच। जरा एक बार मार्केट पे देख लेते हैं, नज़र रख लेते हैं। हर्षदा, वैसे बाय द वे मेट्रो ब्रांड्स की बात कर लेते हैं हम, वो डेज हाई पर पहुंच गया है और निफ्टी 17,300 पर निफ्टी और 39,900 पर बैंक निफ्टी। बहुत तगड़ी तेजी देखने को मिली और खासतौर से निफ्टी बैंक में हमने देखा है अनुज, इस कार्यक्रम की शुरुआत में हम देख रहे थे कि करीब 450 पॉइंट की बढ़त थी, वहां से 150 पॉइंट तक का पुश देखने को मिल रहा है। और इस घंटे आप ध्यान रखिएगा, कोटक की तरफ से पार्टिसिपेशन बढ़ता हुआ दिखाई दिया, इंडसइंड बैंक जो एक कॉल आया था उसकी तरफ से पार्टिसिपेशन बढ़ा है, और ऑफ कोर्स एक्सिस आईसीआईसीआई जैसे काउंटर्स हैं ही। लेकिन इन बैंकों में मैं एक चीज नोटिस कर रही थी, लाइमलाइट तो आज क्लियरली आईसीआईसीआई, एचडीएफसी एंड द लाइक्स ने बटोरी है, लेकिन फ्यूचर्स में आप गौर करें, आपका कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, आपके पंजाब नेशनल बैंक में बहुत तगड़ा एक्शन देखने को मिला, एंड ओपन इंटरेस्ट ट्रेडिशन के साथ दरअसल ये तेजी, तो लॉन्ग्स क्लियरली ऐड हुए। नहीं, लॉन्ग्स ऐड हो रहे हैं और देखिए बैंक निफ्टी में तो अब जीरो डिक्लाइनिंग स्टॉक है, वो कंट्रीब्यूशन आप देख रहे थे सारे के सारे पॉजिटिव साइड पर है। हर्षदा, एक और चीज है, कल फाइनेंशियल निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है, ट्यूसडे को वो एक्सपायरी होती है और उससे पहले उसमें काफी एक्चुअली मोमेंटम आता है। तो 17,900 पर इस समय फाइनेंशियल निफ्टी चल रहा है। 18,000 की कॉल में देख रहा था, करीब 45 रुपए पर ट्रेड कर रही थी वो। तो वहां पर भी मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा बिल्डअप कर रहे हैं लोग। बस एक चीज है यहाँ पर, अब इस समय हम फैक्टर इन कर रहे हैं कि यूएस मार्केट, यहाँ से अगर जो यूएस मार्केट है, डाउ फ्यूचर्स दिखा रहे हैं करीब 200-250 पॉइंट हम ऊपर होंगे आज। मैं कहता हूं अगर उतना ना भी हो, अगर यूएस मार्केट मैं कहता हूं फ्लैट भी बंद होगा तो भी हमारे लिए पॉजिटिव है। देखिए 275 पॉइंट्स डाउ फ्यूचर ऊपर है, एसएनपी फ्यूचर 40 पॉइंट और नैस्डैक फ्यूचर 141। अगर मार्केट की रैली को कोई एक चीज पंचर कर सकती है तो वो होगी कि हम स्टार्ट तो करें यहाँ पर लेकिन एंड करें जैसा कि पिछले कई दिनों में देखा है डेज लो पर, और नैस्डैक फ्यूचर ये +140 के बजाय अगर -140 हो गया तो आपको कल फिर हो सकता है कि एक गैप डाउन मिल जाए। लेकिन एक चीज जो मार्केट में एक स्ट्रैटेजी जो आप अपना सकते हैं इस मार्केट में, अगर आपको डर लग रहा है इतनी तेज मार्केट में पोजीशंस ले जाने में, तो उसमें आप ये कर सकते हैं कि अगर आप 100 रुपए की पोजीशन लेना चाहते हैं तो 50 रुपए की पोजीशन अभी ले लें, और अगर कल किसी कारण मार्केट आपको गैप डाउन दे दे तो उस 50 को भी लगा दें, क्योंकि एक चीज तो क्लियर हो गई है, मार्केट में चाहे गैप डाउन हो किसी भी वजह से रिकवरी आ जाती है। तो इसके लिए एक जैसे कहते हैं ना, मार्केट वापस अब एक चैरिटेबल मूड में आ रहा है, जिसमें अगर आप गलती भी करेंगे, फेजेस होते हैं मार्केट के, जिसमें अगर आप गलती भी करेंगे तो मार्केट आपको माफ कर देता है। हाँ। तो वो मई जून में वो फेज नहीं था, अभी उस मार्केट में वो फेज है, आपने किसी भी लेवल पे लिया आपका लेवल आ ही जाता है। तो इसके लिए अगर आपको लग रहा है कि ऑप्शन के जरिए, तो मेरे ख्याल से हाफ पोजीशन अभी ले लें और हाफ कल ले लें, या फिर इंट्राडे में तो मार्केट आपको अपॉर्चुनिटी बेहतर दे ही रहा है। ऑलमोस्ट रोज आपको इंट्राडे में निफ्टी 150 पॉइंट का मूव दे रहा है, बैंक निफ्टी में करीब 400-500 पॉइंट का मूव दे रहा है। तो बेटर स्ट्रेटजी तो वो होगी कि उसको प्ले करें, लेकिन पोजिशनल लॉन्ग एक मार्केट में क्लियरली हो रहा है, और अगर आपने यहाँ से 17,350 निकाला तो मेरे ख्याल से 17,500 17,600 का रास्ता क्लियरली खुल जाएगा। दिवाली तक तो मेरे को लग रहा है कि थोड़ा और ऊपर होना चाहिए। एक ही हफ्ता है, हो जाना चाहिए। दिवाली को ना एक चीज लेकिन मैं कहूंगा हर्षदा, मैं पिछले जितने सालों से दिवाली कर रहा हूँ ना, दिवाली पे तेजी ना हो तो बेटर होता है, क्योंकि नॉर्मली अगर दिवाली पे तेजी होती है तो उसके बाद बाकी साल कुछ नहीं होता, उसके बाद कुछ नहीं होता। लेकिन अगर दिवाली पे हल्की से डिक्लाइन हो तो उसके बाद मार्केट में तेजी आती है। तो अगर आप, मैं एक्चुअली जब 3-4 दिन पहले मार्केट गया तो एक तरीके से मैं खुश था कि चलो दिवाली पे कोई बहुत ज्यादा तेजी नहीं है, दिवाली पे ऑल टाइम हाई नहीं लगना चाहिए, क्योंकि नॉर्मली उसके बाद फॉलो थ्रू नहीं आता है, फॉलो थ्रू उसके बाद आएगा। चले, तो उम्मीद यही करें कि दिवाली के आगे ये मोमेंटम जो है वो बरकरार रहे। BTST, STBT क्या मौके ढूंढे हमारे जानकारों ने, चलिए उन्हीं से जानना शुरू करते हैं। गावा साहब बताइए, आपका क्या ट्रेड है इस घंटे? मुझे लगता है बैंकिंग क्षेत्र थोड़ा ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग है निफ्टी से और अपमूव मिलना चाहिए, तो इसमें मैंने चुना है कोटक महिंद्रा बैंक। अच्छा बिल्डअप है, सेटअप देखा जाए तो बहुत ही अच्छा लगता है मुझे। 18 अब ट्रेड करा है 1858 कोटक महिंद्रा बैंक, स्टॉप लगाना चाहिए 1840 का बस। ओके, कोटक 1900 देखने को मिलेगा। कोटक महिंद्रा बैंक 1900 का टारगेट यहाँ पे पॉसिबल है। ये BTST प्रकाश गावा की तरफ से। मानस, आपने क्या चूज किया BTST? मैं अज्यूम कर रहा हूँ BTST चुनेंगे क्योंकि इसमें मार्केट में अच्छी तेजी है।
बिल्कुल बीटीएससी की तरफ देखेंगे अनुज जी, और बजाज फिनसर्व पे ध्यान है मेरा, क्योंकि देखिए जस्ट अभी थोड़ी देर पहले स्टॉक ने एक ब्रेकआउट दिया। 1715 का जो रेजिस्टेंस था स्टॉक ने उसको ब्रीच किया, वहां पर वॉल्यूम देखने को मिल रहे हैं। 20-डे मूविंग एवरेज के ऊपर की क्लोजिंग आ रही है, तो बजाज फिनसर्व में खरीदारी करके जाएंगे। स्टॉप लॉसेस 1699 के रहेंगे, लेकिन ऊपर की तरफ टारगेट 1775 के रहेंगे। 1775 के टारगेट के लिए मौका बजाज फिनसर्व में। आशीष भैती, आपका ट्रेड? भारत फौज को एज ए बीटीएसटी खरीदने की सलाह रहेगी। एक 8 दिन पहले एक अच्छा बड़ा मूव आया था और उसके बाद स्टॉक ने कंसोलिडेट किया 20 डेमा के आसपास, और आज एक वापस बाउंस बैक और ओपन इंटरेस्ट के साथ बाइंग देखने मिल रही है। तो 760 का एक एसएल लगाकर खरीदारी की सलाह रहेगी फॉर अ टारगेट ऑफ 790। ये भारत फौज में 790 का टारगेट। शिल्पा जी, आपकी क्या कॉल होगी बीटीएसटी में? मेरे लिए बीटीएसटी एसबीआई है। 545 चल रहा है, 542 का स्टॉप लॉस, टारगेट 554, 558। किसी को ऑप्शंस में प्ले करना है तो 550 का कॉल ऑप्शन 7 रुपए चल रहा है, वो भी ले सकते हैं, और टारगेट्स आपको मिल जाएंगे 9 या 11। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में तेजी का ट्रेड इस समय 554 के टारगेट के लिए तेजी करें, या फिर 500 550 के आसपास तक का आप कॉल लेकर चले। मिलेश जैन, आपकी बारी। हाँ बिल्कुल, देखिए खरीदारी करनी है BHEL बेल में अभी यहाँ पे एक स्पर्ट आता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही साथ अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे देखें तो एक वी शेप रिकवरी के बाद थोड़ा सा हमने एक कंसोलिडेशन यहाँ पे देखा था। अब एक मेजर फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट यहाँ पे आता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही साथ ओपन इंटरेस्ट में भी काफी अच्छा इजाफा हुआ है। तो यहाँ पे अगर स्पॉट प्राइस में देखें 63 के आसपास चल रहा है, 65 रुपीज तक आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। 61.5 का यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना होगा। तो बीटीएसटी के तौर पर भेल चुना गया, और भेल में एक बहुत तगड़ा मोमेंटम दरअसल इस घंटे साफ देखने को मिला। अच्छा, एक दो और ट्रेड्स हैं जहां पर थोड़ा थोड़ा करके एक्शन लोग कैरी कर रहे हैं, उसमें इंडियन होटल्स पर नजर रखिएगा। 318 बीच में शांत हो गया था काउंटर, अच्छा भागा, फिर कूल ऑफ आया और अब फिर से तेजी पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो 318 के स्तरों पर आज इसमें जो वॉल्यूम एक्शन है और जिस तरह का ओपन इंटरेस्ट एडिशन देखने को मिला है, क्या मानस आप में कॉन्फिडेंस है इस ट्रेड को कैरी करने के लिए? देखिए मैंने अभी 2 दिन पहले इसमें एक सेल रिकमेंडेशन दिया था जब 20-डे मूविंग एवरेज को ब्रीच किया था, लेकिन देखिए गिरावट देखने को मिली और 50-डे मूविंग एवरेज पे ही स्टॉक ने सपोर्ट लिया। मैं केवल इंतजार कर रहा हूँ 320-321 के लेवल्स को ब्रीच करने का। अगर वो उसके ऊपर निकलेगा तब फिर से आप उम्मीद करेंगे कि 330 और 335 तक किस तरह देखने को मिले। तो अभी नहीं, 321 के ऊपर खरीदारी करेंगे 314 के स्टॉप लॉस के साथ। ओके, मार्केट में अच्छा मोमेंटम, 2-3 स्टॉक्स और दिखते हैं। अदानी ग्रीन वापस इस समय तेजी दिखा रहा है। अदानी ग्रीन एक्चुअली ऊपर से हर्षता अच्छा खासा करेक्ट हुआ था, और उसके बाद एक मार्केट में एक जोक चलता था कि जब तक सूरज चांद रहेगा अदानी ग्रीन रहेगा। तो वो उसका लिटरली नाम ही अदानी ग्रीन है, मतलब और इससे ज़्यादा क्या बोल सकते हैं इसके बारे में। अच्छा खासा मोमेंटम वहाँ पर, हालांकि हम बात नहीं करते हैं इसकी, लेकिन एक ट्रेडिंग वॉल्यूम के हिसाब से सुज़लॉन में बहुत बड़ा मूव आ रहा है इस समय। करीब 13% का मूव इस समय सुज़लॉन में आ रहा है, और वॉल्यूम देखिए इसके करीब तो मेरे ख्याल से एक बार जरा इसका वॉल्यूम चार्ट लेकर आते हैं। ज़बरदस्त वॉल्यूम इसमें करीब 24 करोड़ है या 235 करोड़ है शायद। बड़ा वॉल्यूम इस समय ट्रेड हो रहा है। 24 करोड़ के 24 करोड़ शेयर ट्रेड हुए हैं सुज़लॉन में आज, और 7.5 रुपये का भाव है। बहुत बड़ा मूव है, अस्टाउंडिंग मूव देखने को मिल रहा है। और बैंक निफ्टी देखिए 39,950, आज लग रहा है कि 40,000 आज लग रहा है कि एक बार तो टेस्ट करेगा। क्रॉस होता है कि नहीं, बट टेस्ट करेगा एक बार, लग रहा है। मेरी एक्चुअली नजर इसी पर थी, और हर टिक के साथ यहाँ पर दरअसल तेजी की पोजीशंस और भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। और अनुज, इस निफ्टी बैंक की तेजी में आप देखिए, जो आप पहले भी मेंशन कर रहे थे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सिर्फ 6% दूर है अपने 52 वीक हाई में, ICICI बैंक सिर्फ 6% दूर है, एक्सिस भी सिर्फ 6% दूर है। इसमें अगर आप इंडसइंड बैंक देखें तो वो भी लगभग 6% दूर है। तो नियरली ये सभी स्टॉक्स में हमने देखा है इतना तगड़ा सर्ज देखने को मिला, और जब इस तरह के फिर निजी स्टॉक्स में तेजी आए तो निफ्टी बैंक क्यों अंडर परफॉर्म करेगा? एब्सोल्युटली। और देखिए HDFC बैंक 16% दूर है 52 वीक हाई से। लाइफ हाई से तो और भी ज्यादा दूर है, लेकिन 52 वीक हाई से 16% दूर है HDFC बैंक। उसके बाद भी इतना बड़ा मूव आ रहा है, और HDFC करीब 22% दूर है 52 वीक हाई से। तो ये एक इंडियन मार्केट की भी मैच्योरिटी है रश्ता। एक टाइम तक अगर HDFC और HDFC बैंक 20% गिर जाए तो मार्केट कहाँ हो जाता था, लेकिन अभी इस समय देखिए ये स्टॉक्स इतना दूर है अपने 52 वीक हाई से, और बैंक निफ्टी 52 वीक हाई के इतना करीब है, तो बहुत बड़ा मूव है। इनफैक्ट मानस, कोई
बैंक निफ्टी पर कोई ट्रेड बन रहा है इस समय? अगर किसी को ट्रेड लेना हो इस ब्रेकआउट को देखते हुए, फ्रेश ब्रेकआउट को देखते हुए, 40,000 की कॉल या 40,200 की कॉल कोई, या एट द मनी कोई कॉल लेकर कोई ऑप्शन बनता है यहाँ पर? देखिए, इसमें बिल्कुल ऑप्शन ट्रेड बनता है, और ये जो आउट परफॉर्मेंस हमने आज देखा है, मेरा समझना है ये कंटिन्यू रहेगा करीब करीब 40,800 40,900 के लेवल तक। तो कम से कम 1000 पॉइंट की रैली आप बैंक निफ्टी में और देख सकते हैं। मैं नॉर्मली ऑप्शन प्ले करता हूँ तो लास्ट जो वीक होता है उसका ही मैं नॉर्मली ट्रेड रिकमेंड करता हूँ। तो 27 अक्टूबर का कॉल ऑप्शन लेंगे, 40,000 का स्ट्राइक प्राइस पे ध्यान दीजिए, जो कि मेरे ख्याल से 40,000 का ऑप्शन ट्रेड हो रहा है 580 रुपए के आसपास। वहां पर खरीदारी करेंगे, क्योंकि अगर 1000 रुपए का मूव देखने को मिलेगा तो यहाँ पर आपको 300-400 रुपए का मूव तो जरूर देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर खरीदारी करिए, टारगेट 900 रुपए के सेट करिए और 440 के स्टॉप लॉस लगाइए। ये मानस ने बहुत अच्छी एक एडवाइस दी, और ये मैं एक्चुअली थोड़ा एक बात बोलना भी चाह रहा था कि लोग थोड़ा सा इस वीक के ऑप्शंस में बाय करने में ज़्यादा यकीन रखते हैं, लेकिन अगर इस तरह का ट्रेंडिंग मूव आता है तो उसमें मंथली ऑप्शंस में आपको अच्छा खासा ट्रैक्शन मिलता है। उसमें होता ये है कि उसमें अगर आपको जैसे परसों एक्सपायरी वाला दिन, जैसे वीकली एक्सपायरी वाला दिन मिला जिसमें मार्केट एक्सपायरी फैक्टर की वजह से सिर्फ 500-600 पॉइंट, उस दिन बैंक निफ्टी इंट्राडे लो में करीब 700 पॉइंट नीचे था हर्षदा। तो उसमें अगर आपने उसी दिन का ऑप्शन लिया हुआ होगा तो चाहे कितनी भी स्ट्रेंथ होगी वो जीरो हो जाएगा, लेकिन अगर आपने मंथ एंड का ऑप्शन लिया है तो वो इतना नहीं करेगा, प्लस आपको एवरेज करने का मौका मिलेगा। तो अगर आप ट्रेंड स्ट्रेंथ पे खेल रहे हैं तो मंथली ऑप्शन पर फोकस करिए। और ये देखिए 27 अक्टूबर की 40,000 की कॉल जिसका मानस जिक्र कर रहे थे, 586 रुपए है, और एक ही दिन में 63% का मूव है। ये काफ़ी बड़ा मूव है। तो इसमें एक ये पोजिशनल स्टॉक की तरह भी बिहेव करता है। अगर आप मंथ एंड तक इसको कैरी करेंगे तो इसमें अच्छा मोमेंटम इस समय दिख रहा है। इसमें कोई स्टॉप लॉस लगाएंगे मानस, या बस इसको कैरी करिए? स्टॉप लगाने की जरूरत पड़ेगी? स्टॉप लॉस के बिना तो ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। तो मेरे हिसाब से तो 460 के स्टॉप लॉस यहाँ पर खरीदारी करनी चाहिए। तो एक अपॉर्चुनिटी बहुत तगड़ी है, 40,000 का कॉल जो 27 अक्टूबर वाला है वो लेकर चलें तो मौका वहां पर भरपूर तेजी का बन रहा है। 586 के आसपास वो स्टॉक ट्रेड कर रहा है। अच्छा, हम नॉर्मली देखते हैं वो डेटा कहां पर तेजी की पोजीशंस, कहां पर शॉर्ट की पोजीशंस कैरी की जा रही हैं, तो वो आपके सामने एक बार फिर करते हैं पेश, क्योंकि मार्केट में आज तो तेजी रही है। निफ्टी 137 अंकों की बढ़त पर, आप देखिएगा जो तेजी है वो करीब 104 सौदों में क्लियरली लॉन्ग्स की तरफ बांधती हुई दिखाई दी है। शॉर्ट कवरिंग करीब 32 सौदों में हुई है। शॉर्ट की पोजीशन सिर्फ 49 स्टॉक्स में, तो लॉन्ग्स लगभग डबल है शॉर्ट के मुकाबले। अब लॉन्ग बिल्डअप कहां पर हुआ है, तो बैंकों का ही दबदबा यहां पर है। और आप गौर करिएगा, इसमें दो सरकारी बैंक है, एक तो कैनरा बैंक जिसमें करीब करीब 6-5% का लॉन्ग बिल्टअप देखने को मिल रहा है। बैंक ऑफ बड़ौदा में भी 4.5% तक का बिल्टअप। सिटी यूनियन बैंक, इस पर 2 कॉल्स आपके हाथ लगे हैं, वो भी तेजी की तरफ। और अंबुजा सीमेंट के साथ साथ भारत फोर्ज, जो कुछ देर पहले आशीष बहेती ने कहा तेजी करेंगे, ये BTST सौदा है कल का 790 के टारगेट के लिए। पंजाब नेशनल बैंक में शॉर्ट कवरिंग, IDFC फर्स्ट में शॉर्ट कवरिंग, बजाज फिनसर्व, बजाज ऑटो और डेल्टा कॉप में आज हमने देखी है कुछ शॉर्ट्स की पोजीशन कवर होती हुई। मंदी का ट्रेड कहां पर कैरी किया जा रहा है? चुनिंदा काउंटर्स हैं, ओबेरॉय रियल्टी, नवीन फ्लोरिन, वेदांत, सिंजीन, हिंडाल्को में हमने देखा है कि शॉर्ट की पोजीशंस काफी ज्यादा बिल्ड हुई हैं और लॉन्ग अनवाइंडिंग के सौदे जो हुए हैं वो मिनिस्क्यूल है। L&T इन्फोटेक में हल्की सी करीब आधे % के लॉन्ग्स अनवाइंड हुए हैं। MCX, सन टीवी, JSPL और JSW स्टील। तो ये आपके लिए तस्वीर है लॉन्ग और शॉर्ट की तरफ। लॉन्ग वाले सौदे एक बार फिर दिखाइएगा और 1-2 ट्रेड्स पर बात कर लेते हैं हमारे जानकारों से। गावा साहब, आपका ये डेल्टा कॉप, अब डेटा तो सजेस्ट कर रहा है कि यहाँ पर थोड़े से शॉर्ट्स कवर हुए हैं, कोई खास लेवल जो आप कल सुबह के लिए मैप करना चाहेंगे? मुझे लगता है 210 डेल्टा कॉप में एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। आज का लो है और कल का क्लोज भी उसके आसपास ही है, तो मुझे लगता है यहाँ पर एक अपमूव मिलना चाहिए। एक ट्रैक्शन लगेगा, ऐसा कुछ होगा तो 225 230 एक पॉसिबिलिटी है। तो एक ट्रेड बनता है, स्टॉप होना चाहिए 210 के नीचे। मेक और ब्रेक जोन है, सपोर्ट की एज भी ट्रेड कर रहा है और इंडिकेटर फ्रंट पर लगता है वहीं पर से एक बाउंस मिलना चाहिए सेटअप के हिसाब से। डेल्टा कॉप 215 का इसमें भाव है। डेल्टा कॉप का बैन में है या नहीं है अभी ये? शायद आई थिंक इसकी एक आई एम नॉट श्योर अनुज, ऑनेस्टली ये था क्या बैन? हाँ नहीं, मुझे लगा फिर बाहर आया था कि नहीं आया था, एक बार चेक कर लेते हैं। या तो रिसर्च टीम से अपडेट मंगाइएगा प्लीज प्रोड्यूसर साहब। नहीं, आई थिंक अभी भी बैन में है। अभी बैन में है।
डेल्टा कॉर्प, इंडिया बुल्स हाउसिंग और इंडिया सीमेंट, करेक्ट, 3 स्टॉक्स बैंड में हैं। तो फिर उसका फिर फायदा नहीं, इस डेटा पॉइंट पर नजर डालने का कोई फायदा नहीं। अगर लेना है तो फिर आपको वो कैश में ट्रेड या फिर डिलीवरी वाला ट्रेड लेना पड़ेगा। ये 2.5% तक के गेन्स दिखा रहा है। चलिए, आज का हाई निफ्टी का मैं आपके सामने रखती हूँ, वो करीब करीब 17,328 का था। वहां से सिर्फ 10 पॉइंट दूर है हम, 17,316 के लेवल्स आ चुके हैं। साथ ही साथ निफ्टी बैंक देखिए तो निफ्टी बैंक में भरपूर एक्शन देखने को मिला है। 650 पॉइंट की बढ़त देखी गई इस पर्टिकुलर इंडेक्स में। 39,973 तक का हाई छूकर आया है निफ्टी बैंक, वहां से सिर्फ 40 पॉइंट की ही दूरी। चलिए आपको दिखाते हैं फिर आज हुआ क्या है। निफ्टी आईटी भले ही यहाँ पर टाटा एलेक्सी ने थोड़ा सा निराश किया हो, लेकिन बाकी स्टॉक्स ने संभाला है इंडेक्स को। करीब करीब 90 अंकों तक का इजाफा यहाँ पर देखने को मिला। मिड कैप इंडेक्स में 54 अंकों की बढ़त देखने को मिल रही है। फटाफट आपको सेक्टोरल पोजीशंस बताते हैं। ये स्मॉल कैप्स का हाल हुआ, आप देखिएगा आज बैंकों में तेजी, तो आपके एनबीएफसीज में भी तेजी बनती हुई दिखाई दी। दूसरी तरफ एफएमसीजी काउंटर्स में थोड़ी सी हरकत थी तेजी की तरफ। ऑटोज में थोड़ा सा मिक्स्ड बैग देखने को मिला। एफएमसीजी में हम एचयूएल की बात कर रहे थे, आईटीसी का जिक्र हो रहा था। ऑटो इंडेक्स करीब करीब 96 पॉइंट ऊपर रहा है आज के दिन। प्रेशर कहां से आया, तो प्रेशर में मेटल्स थे, क्योंकि हिंडाल्को, आपका जेएसडब्ल्यू स्टील, आपके टाटा स्टील जैसे काउंटर्स में हल्की नरमी 47 से 48 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली। तो ये स्टॉक्स थे जहां पर बिकवाली का दबाव देखने को मिला है। आपके लिए लाते हैं हीट मैप। हीट मैप से पहले अच्छा यहाँ पर दिखाइएगा आप एल&टी इन्फोटेक नतीजों के बाद क्या रिएक्शन आया। साथ ही आज नंबर्स पर रिएक्ट कर रहे थे हम टाटा एलेक्सी के, तो एल&टी इन्फोटेक की लेकिन ज्यादा धुलाई होती हुई दिखाई दी, क्योंकि कमेंट्री खराब है यूके यूरोप को लेकर, और वो स्टॉक आज देखिए 8% टूटा है। अब हीट मैप आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा फटाफट से, जो आपको क्लियरली पिक्चर दिखाएगा कि स्थिति क्या थी। तो तेजी वाले सौदे कहीं ज्यादा आज बैंकों का दबदबा, एसबीआई, कोटक, एक्सिस, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक जैसे स्टॉक्स जमे हैं तेजी की तरफ। रिलायंस इंडस्ट्रीज 2400 पर टिकता हुआ। एचयूएल, हीरो मोटोकॉर्प के साथ साथ बजाज ऑटो में तेजी, आयशर में तेजी बनती दिखाई दी, क्योंकि बजाज के ऑटो नंबर्स बहुत ही स्ट्रांग थे जो कंपनी ने Q2 का परफॉर्मेंस दिखाया है। क्या नहीं चला, हिंडाल्को, एल&टी जैसे ट्रेड्स, आपका एचसीएल टेक, जेएसडब्ल्यू ट्रेड्स थोड़े से नरमी की तरफ बैठते हुए दिखाई दिए। तो ये वो काउंटर्स हैं जहां पर मुनाफा वसूली देखने को मिली। कुल मिलाकर आज की जो प्रोविजनल क्लोज आ रही है वो 17,320 पर 134 अंकों की बढ़त पर टिक रही है। लेंगे एक ब्रेक, फटाफट लौटेंगे, आप बने रहिए सीबीसी आवाज के साथ।